हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है भाई। सब बढ़िया एकदम। बढ़िया ही होना चाहिए। और सुनाइए, पढ़ाई वढ़ाई सही चल रही है एकदम? कोई दिक्कत? देखो, रिवीजन टाइम टू टाइम करते रहो। चीजें जो आपको पढ़ाई जा रही हैं उसको बार 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 रिवाइज करते रहो। इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है, ये मान लो आप। अपन ने प्रीवियस रिएक्शन में जो पढ़ा वो लगभग लगभग टाइप ऑफ रिएक्शन सारी की सारी कंप्लीट कर ली। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन का बेसिक क्या मतलब होता है ये समझेंगे। नेक्स्ट उसके बाद हर एक एजेंट के बारे में समझेंगे एंड देन पीवाईक्यूज करेंगे जो उससे रिलेटेड रिसेंट ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, ये अपना आज का टास्क रहेगा। तो चलिए पेन कॉपी उठा लीजिए फटाफट, एकदम प्रैक्टिस के लिए स्टार्ट हो जाए। पहले ध्यान से सुनेंगे, जब मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को दूंगा तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, यही हमें करना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? तो देखिए सारे बैचेस आज स्टार्ट हो चुके हैं। जेई और नीट के प्रोटॉन बैच स्टार्ट हो चुके हैं 12th के। तो आप 12th अगर हैं आपका, तो 12th वाले बच्चों के लिए बेस्ट है कि आप ऐप पे, संकल्प ऐप पे आपकी लाइव क्लासेस चल रही हैं, आप वहां से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, जेई का बच्चा हो, नीट का बच्चा हो, हर तरीके से डाउट्स के लिए टेलीग्राम है आपके पास। ठीक है, टेलीग्राम पे संकल्प चैनल है, आप वहां पर जा सकते हैं। मतलब ये सारी कहानी आपके लिए है, आप इसे यूज करें। ठीक है, आपके लिए ये सब। और रिवीजन फटाफट बिल्कुल भयंकर तरीके से करते रहो, जिससे कि आपका सिलेक्शन कहीं भी रुकना नहीं चाहिए बेटा। बस ये मान लो, यही संकल्प है, संकल्प सिलेक्शन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊंगा कि कहीं ना कहीं रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है, जरा उसे समझेंगे। अगर मैं बात करूं रिडक्शन, रिडक्शन को हम कई तरीके से समझते हैं। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, तो एक बात आपको हमेशा ध्यान रखी होगी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? रिडक्शन होता है। मतलब अगर आपने हाइड्रोजन कहीं पर ऐड किया है, इसका मतलब आपने उसे क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया। और आपने कई जगह देखा है यार, आपने एल्कीन को एल्केन में चेंज किया है, आपने कार्बोनिल को अल्कोहल में चेंज किया है, मतलब कहीं ना कहीं आप H को ऐड कर रहे हो। और हाइड्रोजन का जो एडिशन होता है वो क्या होता है? रिडक्शन। इसी में दूसरा पॉइंट मैं ऐड करता हूं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है तो मैं क्या बोलूंगा? रिडक्शन बोलूंगा। मतलब इन दोनों टाइप्स को मैं क्या बोलूंगा? रिडक्शन। या तो हाइड्रोजन ऐड हो जाए या फिर इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए, इसका मतलब वो क्या होगा? रिडक्शन होगा। बात करें ऑक्सीडेशन की, तो अगर मैं ऑक्सीडेशन की बेसिक फंडे की बात करूं तो ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होना चाहिए था? ऑक्सीडेशन का सिंपल सा मतलब होना चाहिए था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अगर रिडक्शन है तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। क्या आपको यह बात क्लियर होती है? ठीक उसी तरीके से रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी क्या होते हैं? कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन होते हैं। मतलब अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन। अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन। और इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव हो रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। मतलब आपको ये बेसिक फंडे क्लियर हो गए कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का क्या मतलब होता है। कुछ और जो बातें होंगी वो ऑक्सीडेशन से रिलेटेड, वो मैं फिर आपसे करूंगा जब हम ऑक्सीडेशन के टर्म्स से पहुंचेंगे तब। रिडक्शन के टर्म्स में एक ही बात ध्यान रखनी है, हाइड्रोजन का एडिशन या फिर इलेक्ट्रॉन का एडिशन, आप दोनों को क्या बोलोगे? रिडक्शन। और इसी तरीके से मैं शुरू करने वाला हूं रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। जो रिडक्शन करते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले रिड्यूसिंग एजेंट में, और उसकी रिएक्शन अपन कराने वाले हैं कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। किसकी कंपाउंड के साथ? कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। कहने का मतलब यहां पर जो हम रिडक्शन पढ़ने वाले हैं वो कहीं ना कहीं रिडक्शन विद लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। क्या नाम है इसका? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। इसका मतलब कहीं ना कहीं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन हो रही है। और हाइड्राइड है बेटा, तो हाइड्राइड किस फॉर्म में होता है? H माइनस को बोलते हैं हाइड्राइड। ठीक उसी तरीके से सेकंड आएगा सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड।
क्या नाम है इसका? सोडियम बोरोहाइड्राइड। एंड तीसरा आता है बेटा डाइबल एच। डाइबल एच इसे बोलते हैं डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। क्या मतलब है इसका? डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। अब ये क्या करते हैं क्या नहीं करते, ये हम इनके अंदर जाके सीखेंगे कि ये हर एक चीजों में किस तरीके से रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं। सब अलग अलग अपन पढ़ेंगे। मेन तो ये तीन जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के कभी मेन क्वेश्चन नहीं आते। इनके क्वेश्चंस के हमेशा स्टेप्स में यूज होते हैं, चेन रिएक्शंस में यूज होते हैं, मतलब इनके बिना क्वेश्चन नहीं हो सकता। इसीलिए मुझे इसे समझना बहुत जरूरी है बेटा। तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं। पहला है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। क्या नाम था इसका? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। जिसमें है क्या क्या, अगर देखा जाए तो ये क्या है? Li प्लस है और कहीं ना कहीं AlH4 क्या है? माइनस है। यही तो कहानी है। और कई सारे हाइड्रोजन हैं जो कि एल्युमिनियम से एडेड हैं। तो जरा ये बात समझ में आती है कि यार एल्युमिनियम से अगर एडेड है तो यार बोरॉन फैमिली में यहां आता है एल्युमिनियम, और बोरॉन के जस्ट बाद कौन आता है? कार्बन। हम हाइड्रोजन और कार्बन की ईएन को क्या करते हैं? लगभग लगभग सेम मानते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन की ईएन को हम लगभग लगभग क्या मानते हैं? सेम मानते हैं। तो सोचो अगर ये डाउन द ग्रुप है तो क्या इनमें डिफरेंस अच्छा खासा होना चाहिए? क्या इसमें डिफरेंस अच्छा खासा होना चाहिए? और जब डिफरेंस अच्छा खासा होगा तो बेटा ईएन के डिफरेंस से मैं एक बात यह कह सकता हूं कि उसमें कहीं ना कहीं जो ईएन का डिफरेंस है वो ज्यादा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें आयनिक कैरेक्टर क्या होगा? ज्यादा होगा। मतलब H माइनस और एल्युमिनियम आसानी से ब्रेक हो सकते हैं, H माइनस फॉर्म में रिलीज हो सकता है क्योंकि ईएन का डिफरेंस है। और ईएन का डिफरेंस होता है तो ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट क्या कहीं ना कहीं डेल पॉजिटिव एंड डेल नेगेटिव क्रिएट होगा। मतलब इजीली पहले ही वो नेगेटिव और पॉजिटिव में क्रिएट हो चुके हैं। तो फिर बचा क्या? H माइनस का अटैक। क्या मुझे यही करना चाहिए था? यहां पर मीडियम में आपके पास एक्वस मीडियम प्रेजेंट होगा। जब भी आपको वाटर चाहिए होगा आपको वाटर प्रेजेंट मिलेगा। मतलब कहानी में क्या होगा? कहानी में एल्युमिनियम और हाइड्रोजन के बीच में ईएन का डिफरेंस है। ईएन का डिफरेंस अच्छा खासा है, इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट में आते हैं। किस में आते हैं? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ये होता है कि ये सबको रिड्यूस कर देता है। किसको किसको रिड्यूस करेगा ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन क्या ये सबको रिड्यूस कर देगा? अब मैं एक एक करके आपको रिडक्शन समझाने वाला हूं, जो कि ये रिडक्शन किस प्रोसेस के थ्रू करते हैं, क्या मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो आपको यह बात समझ में आ गई कि ये स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि आसानी से एल्युमिनियम और H रिलीज हो सकते हैं, और जब H रिलीज हो सकता है H माइनस फॉर्म में, तो क्या वो कहीं ना कहीं जाकर ऐड भी तो हो सकता है। और हाइड्रोजन का एडिशन क्या कहलाता है? हाइड्रोजन का एडिशन रिडक्शन कहलाता है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हाइड्रोजन कभी भी अगर ऐड हो, इसका मतलब वो कौन सा प्रोसेस है? रिडक्शन प्रोसेस है। चलिए मैं आपको बताता हूं किस तरीके से रिएक्शन होती है। मान लीजिए मैंने पहली रिएक्शन की एल्डिहाइड के साथ, समझिएगा जरा, कार्बोनिल कंपाउंड लेकर चल रहे हैं हम। एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कर रहा हूं, मतलब कहीं ना कहीं मैंने क्या ले लिया? RCHO ले लिया। क्या ले लिया है? RCHO। और रिएक्शन हो रही है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ। क्या ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में कहीं ना कहीं H माइनस फॉर्म प्रेजेंट है? क्योंकि H किस फॉर्म में रिलीज होने वाला है? माइनस फॉर्म में। अब बात आती है कि H माइनस कहां पर ऐड होना चाहिए? कहां पर ऐड होना चाहिए? क्या मुझे दिख रहा है कि यार इस जगह पर ईएन का डिफरेंस है डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव है? इसका मतलब ये H माइनस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के थ्रू एक बॉन्ड ऐड होगा तो एक बॉन्ड ब्रेक होगा। क्या यही होना चाहिए था? मतलब इसने कौन सी मैकेनिज्म फॉलो की? NAR मैकेनिज्म। तो मुझे बताइए सब कुछ किस पर रिएक्टिविटी डिपेंड करने वाली है? डेल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये सारी कहानी हमने कहां पढ़ी थी? NAR में। तो मुझे ये कहानी क्लियर है कि ये NAR मैकेनिज्म के थ्रू सॉल्व होगा।
मतलब सोच के देखो, अगर कीटोन और एल्डिहाइड को रिडक्शन के थ्रू रिड्यूस करना है तो क्या ये एल्डिहाइड को पहले रिड्यूस करेगा क्योंकि रिएक्टिविटी फास्ट है, और कीटोन को बाद में रिड्यूस करेगा क्योंकि रिएक्टिविटी स्लो हो जाती है। मतलब आपसे ये रिएक्टिविटी पूछ सकता है। तो आपको ध्यान क्या रखना होगा? आपको ध्यान ये रखना होगा कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड H माइनस फॉर्म में रिलीज हो रहा है, और H माइनस जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये NAR मैकेनिज्म को यूज कर रहा है। तो सारी रिएक्टिविटी किस पर डिपेंड करेगी? NAR पे। चलिए आगे की बात करते हैं। H माइनस ने अटैक किया, O पे माइनस आया, तो फाइनली ये O माइनस क्या करना चाहिए था? फाइनली ये O माइनस सोल्यूशन से H प्लस ले लेगा। मतलब जो एक्वस सोल्यूशन प्रेजेंट है उससे क्या ले लेगा? H प्लस। और H प्लस लेते ही ध्यान से देखिएगा बेटा, क्या कहीं ना कहीं ये RCH2OH में चेंज हो चुका है। और RCH2OH मतलब कहीं ना कहीं देखिए एल्डिहाइड से अल्कोहल में चेंज हो गया है। किस में चेंज हो गया है? एल्डिहाइड से अल्कोहल में। आपने किया क्या है? हाइड्रोजन का एडिशन। इसीलिए क्या है? ये रिडक्शन प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? रिडक्शन। तो ये एजेंट कौन सा हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट। और H माइनस इजिली रिलीज हो रहा है, इसीलिए मैं इसको क्या बोलता हूं? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब सोच के देखो कीटोन में क्या हुआ होगा, तुम खुद सोचो। सेम प्रोसेस, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, O पे माइनस, O का माइनस क्या ले लेगा? H। मतलब अगर मैं कीटोन के साथ रिएक्शन करूं तो सेम प्रोसेस के थ्रू क्या ये LiAlH4 कुछ इस तरीके से H माइनस के थ्रू ऐड होगा, और O माइनस सॉल्यूशन से क्या ले लेगा? H प्लस। तो कहने का मतलब क्या ये भी कहीं ना कहीं अल्कोहल में ही तो चेंज होने वाला है। इसका मतलब ये भी किस में चेंज हो जाएगा? अल्कोहल में। कहने का मतलब अगर आपको कभी एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्शन करनी हो तो आप सिंपल न्यूक्लियोफिलिक अटैक करें, और O पे माइनस चार्ज आएगा और वो H ले लेगा, मतलब क्या फॉर्म कर लेगा? अल्कोहल। चलिए मैं आपको और रिएक्शन बताता हूं इसमें। मान लीजिए यहां एसिड होता, या फिर एस्टर होता OR-, या फिर एसिड हैलाइड होता। इन तीनों केसेस में अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन होती है तो यार H तो काफी सारे हैं, एक ही H थोड़ी है। बार बार H रिलीज हो सकता है, और जब बार बार H रिलीज हो सकता है तो जब तक उसके सारे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट नहीं हो जाते तब तक मैं न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता रहूंगा। क्या यही प्रोसीजर कहता है? अब एक मैं समझा के दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। मैं एग्जांपल ले रहा हूं एस्टर का, सेम एज इट इज सब में होता है बेटा, ध्यान से देखना। मैं एस्टर का ले रहा हूं। मैंने एस्टर में क्या किया? OR- था, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन कराई, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन कराई, जिसमें H माइनस न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, O माइनस बनेगा। लेकिन यार ये जो है ना, ये लिविंग ग्रुप है। मैंने आपको बताया था रिएक्शन में NAR में टाइप ऑफ रिएक्शन पार्ट 3 में है ये सब कुछ, आप देख सकते हो इजीली। मैंने आपको एक रिएक्शन मैकेनिज्म बताई थी, एंड दैट इज कॉल्ड एडिशन एलिमिनेशन। एडिशन एलिमिनेशन। एडिशन एलिमिनेशन क्या करता है बेटा? जब भी कभी कोई लिविंग ग्रुप लगा हो ना, जैसे OH, OR, Cl, अगर कोई लिविंग ग्रुप है तो ये क्या करता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अपनी पोजीशन को रिटेन करता है और लिविंग ग्रुप को निकाल देता है। ये प्रोसीजर फॉलो करता है, इसी को बोलते हैं एडिशन एलिमिनेशन। तो क्या इसे अपनी पोजीशन को रिटेन करना चाहिए और OR नेगेटिव को बाहर निकाल देना चाहिए? तो बताओ मेरे पास बन के क्या आएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। जब मेरे पास RC डबल बॉन्ड H का अटैक हुआ था, H जुड़ जाएगा और OR- नेगेटिव बन जाएगा। क्या ये OR- नेगेटिव H लेकर R-OH बना देगा? और ये एल्डिहाइड मैंने अभी आपके सामने मैकेनिज्म की थी, क्या ये अटैक करेगा और ये RCH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कार्बोनिल वाले पार्ट को अलग अल्कोहल, OR वाले पार्ट को अलग अल्कोहल। क्या यही प्रोसीजर होना चाहिए था? तो आपको करना क्या चाहिए? कार्बोनिल वाले पार्ट को अलग अल्कोहल और
OR वाले पार्ट को अलग अल्कोहल। मान लीजिए अगर ये कुछ इस तरीके से साइक्लिक फॉर्म में होता, मान लीजिए कुछ साइक्लिक फॉर्म में कुछ इस तरीके से होता है, और यहां ऑक्सीजन लगा हुआ है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन हो रही है। क्या मैंने आपसे कहा कार्बोनिल वाला पार्ट अलग अल्कोहल और ऑक्सीजन वाला पार्ट अलग अल्कोहल, मतलब जो आंसर होता, क्या ये अल्कोहल अलग बन जाता और ये अल्कोहल अलग बन जाता? क्या ये होना चाहिए था? तो आपको ये समझ में आया कि किस तरीके से आप किसी एस्टर को, किसी कार्बोक्सिलिक को और किसी एसिड हैलाइड को जब आप कन्वर्ट करोगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो क्या ये RCH2OH में कन्वर्ट होना चाहिए प्लस वाटर? क्या ये RCH2OH एंड R-OH में होना चाहिए? एंड दिस इज RCH2OH प्लस HCl, क्योंकि जब ये रिमूव होगा, सोचो सब में प्रोसेस क्या किया है, एडिशन एलिमिनेशन। एक बार एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड फर्दर रिड्यूस हो जाएगा, एक बार एल्डिहाइड बनेगा और एल्डिहाइड फर्दर रिड्यूस हो जाएगा, एक बार एल्डिहाइड बनेगा, मतलब कौन सा प्रोसेस कर रहे हो, एडिशन एलिमिनेशन। तो एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि ऑक्सीजन कंटेनिंग जो कार्बोनिल है, क्या वो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, एक बात तो समझ में आती है कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ ये किस में चेंज हो जाते हैं, ये अल्कोहल में चेंज हो जाते हैं। मतलब ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये सबको रिड्यूस करेगा। इसका मतलब एल्डिहाइड को अल्कोहल, कीटोन को अल्कोहल, एसिड को अल्कोहल, एस्टर को दो अल्कोहल में, एक कार्बोनिल वाला अलग, OR वाला अलग। देखो कार्बोनिल वाला अलग, OR वाला अलग, कार्बोनिल वाला अलग, ऑक्सीजन वाला अलग, और एसिड हैलाइड को भी CH2OH और HCl में चेंज कर देता है। मतलब तुमने एक जैसा प्रोसेस किया बेटा, किसके साथ, ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के साथ। अब मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि किस तरीके से ये अमाइड के साथ रिएक्शन करता है। जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, किस तरीके से ये अमाइड के साथ रिएक्शन करता है। RCONH2, जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, किस तरीके से लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ने रिएक्शन की है। मैकेनिज्म देखिएगा बेटा एक बार। क्या होना चाहिए था, H- का न्यूक्लियोफिलिक अटैक, O- है, O- पता है मुझे कि एल्युमिनियम के साथ भी रिएक्शन करके कुछ इस तरीके से O- यहां पर क्या लग जाएगा, NH2, और यहां क्या लग जाएगा, H। AlS3 है मेरे पास, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, एल्युमिनियम के वैकेंट ऑर्बिटल पे इलेक्ट्रॉन देगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन दिया, यहां बन गया OAlH3, और ये है NH2 और ये है H। अब क्या होता है, ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डीलोकलाइज करता है और ऑक्सीजन को फ्री करता है, क्योंकि O- एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो मुझे बताओ, क्या फाइनली यहां RC डबल बॉन्ड NH और ये H आना चाहिए? क्या H- फिर से अटैक कर सकता है? और जब फिर से अटैक करेगा तो तुम मुझे बताओ, कार्बन और नाइट्रोजन में कहां डेल पॉजिटिव है, यहां पे। तो H- का अटैक कहां होना चाहिए था, C पे, और बॉन्ड को कैसे तोड़ना चाहिए था, ऐसे, और N नेगेटिव क्या ले लेता, H। तो क्या फाइनली अगर मैं बात करूं तो यह बनना चाहिए था RCH2NH2। तो बिल्कुल सिंपल हो गया बेटा, ऑक्सीजन कंटेनिंग हो तो अल्कोहल बनाते हैं, ऑक्सीजन कंटेनिंग हो तो क्या बनाते हैं, अल्कोहल। और अगर नाइट्रोजन कंटेनिंग आ गया, तुरंत आप समझ लो इसको कैसे चेंज करना है, इसको चेंज करना है फुल तरीके से रिडक्शन और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड RCH2NH2। ये है इसका प्रोसेस। तो बहुत सिंपल सा हो गया कि अगर मैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराऊं, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ ये क्या बनाता है, CH3CH2NH2। क्या आपको यह बात क्लियर हो गई है? चलिए आगे की बात करते हैं। एंड नेक्स्ट इज CN, नाइट्राइल किस तरीके से रिड्यूस होता है, जरा ये समझ लीजिएगा। लिथियम एल्युमिनियम
हाइड्राइड, क्या ये H माइनस के फॉर्म में अटैक करेगा C पे, N पे नेगेटिव आएगा? सोच के देखो, क्या यही प्रोसेस बार बार होना चाहिए था? और जब यही प्रोसेस बार बार होना चाहिए था, तो क्या मैं कह सकता हूं कि एक कहानी में कि यार N पे नेगेटिव आएगा, N का नेगेटिव H ले लेगा? इसका मतलब क्या पहले प्रोसीजर में ये बनना चाहिए था, एंड देन H माइनस फिर से अटैक करेगा, N पे फिर से नेगेटिव आएगा, N नेगेटिव फिर से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। मतलब कहीं ना कहीं ये भी क्या बनने वाला है, एक अमाइन बनने वाला है। क्या बनने वाला है? एक अमाइन। तो बहुत सिंपल सी बात हो गई यार, कि जब तुमसे बोले ऑक्सीजन कंटेनिंग एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, एसिड हैलाइड, एस्टर, एल्कोहल बना दो। और जब भी तुमसे नाइट्रोजन का इंट्रोडक्शन दे दे, CN, अमाइड, तुरंत क्या कर दो? OH नहीं, अमाइन बना दो। क्या बना दो? अमाइन। अब जरा एक फाइनल देखिएगा जरा, अगर मेरे पास मान लीजिए ये है अपने पास CH3 CHO, जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, ये है अपने पास CH3 CO CH3, ये है मेरे पास CH3 CO OH, CH3 CO OC2H5 एंड CH3 CO Cl। मान लीजिए मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं यहां कर रहा हूं रिडक्शन, और रिडक्शन कर रहा हूं मैं किसके साथ? रिडक्शन कर रहा हूं मैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ। किसके साथ रिएक्शन कर रहा हूं मैं? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ। मुझे बताओ, कीटोन एल्डिहाइड किस में चेंज होना चाहिए? अल्कोहल में, RCH2OH। कीटोन किस में चेंज होना चाहिए? R, T पे आ जाएगा OH एंड R। बताइएगा एसिड, एसिड किस में चेंज होना चाहिए? आप बताइए फटाफट। CH3 CH2OH प्लस वाटर। अब यहां मैं R की बात इसलिए नहीं कर रहा हूं, ठीक है, R आपको पता है कि यार मैंने जनरल एक लिया है, और जनरल जब लिया है इसका मतलब इस पैटर्न के थ्रू क्या बनता? CH3 CH2OH, CH3 C पे OH एंड CH3। इससे बताइएगा कार्बोनिल वाला अलग अल्कोहल, ऑक्सीजन वाला अलग अल्कोहल, क्या बनता? CH3 CH2OH और C2H5OH, CH3 CH2OH और C2H5OH। ठीक उसी तरीके से इसे बताइएगा CH3 CH2OH एंड HCl, CH3 CH2OH एंड HCl। जरा एक और, ये अमाइड वाला अभी अपन ने किया था बेटा, अभी किया था, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए, CH3 CO NH2 और यहां पर है CH3 CN। बताओ नाइट्रोजन कंटेनिंग के साथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की बात करूं मैं, तो मुझे बताओ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या करना चाहिए था? CH2NH2 CH2NH2। तो बताइए फाइनल आंसर क्या आता? CH3 CH2NH2। इसमें भी बनता और इसमें भी CH3 CH2NH2 इसमें भी बनता। तो सोच के देखिए इन दोनों में प्रोडक्ट क्या आते? सेम आते। तो आपसे मैं यही कहना चाह रहा हूं कि अगर कार्बोनिल कंटेनिंग है तो अल्कोहल, और अगर नाइट्रोजन कंटेनिंग है तो अमाइन। सिंपल सा हो गया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के रिडक्शन पार्ट। अच्छा मान लो यही अमाइड साइक्लिक में होता, तो यार कोई दिक्कत नहीं है भाई, अमाइड अगर साइक्लिक में है और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन हो रही है, तो मुझे पता है ना भाई कि यार ये CH2NH2 में चेंज होता है, ये तो टूटता ही नहीं है, और जब टूटता ही नहीं है तो मुझे बताओ इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? CH3 CH2NH2। क्या ये कहीं पर भी OH लगाएगा? नहीं। लेकिन अगर एस्टर होता तो ऑक्सीजन अलग बनता, कार्बोनिल अलग बनता। मेरे ख्याल से आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम सीखेंगे सोडियम बोरोहाइड्राइड के बारे में। ये किसके किसके साथ रिएक्शन देता है, और ये पहली चीज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग है या माइल्ड रिड्यूसिंग है, इसे देखते हैं।
एक चीज बताओ, कार्बन की बात करूं तो यहां पर क्या है, बोरॉन, यहां पे क्या था, एल्युमिनियम, और ये है सोडियम बोरोहाइड्राइड, मतलब Na+BH4-। मतलब सोचो बोरॉन और हाइड्रोजन की बात हो रही है, और कार्बन के बराबर लगभग लगभग मैं किसको मानता हूं, मैं लगभग लगभग हाइड्रोजन को मानता हूं। तो जब एल्युमिनियम के साथ था ये, तो ईएन का डिफरेंस ज्यादा था, और अगर मान लीजिए ये बोरॉन के साथ होता तब तो सेम आ गया ना भाई, 2p और 2p, और जब सेम आ गया तो कहीं ना कहीं ईएन का डिफरेंस जो होगा वो क्या, ईएन का डिफरेंस कम होना चाहिए, और जब ईएन का डिफरेंस कम हो गया तो क्या ये आसानी से ब्रेक होंगे, नहीं होंगे, और जब आसानी से ब्रेक नहीं होंगे, इसीलिए मैं इसको बोलता हूं माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलता हूं इसको मैं, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये बात समझ में आती है कि मैंने उसे स्ट्रॉन्ग क्यों बोला, क्योंकि वो आयनिक कैरेक्टर, ईएन का डिफरेंस ज्यादा था, डिफरेंस ज्यादा था तो वो आसानी से ब्रेक हो सकता है। मैं NaBH4 को माइल्ड क्यों बोल रहा हूं, हल्का क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि वो आसानी से ब्रेक ही नहीं हो सकता। बोरॉन और हाइड्रोजन लगभग लगभग ईएन क्या होती है, अगर मैं एग्जैक्ट बात करूं ना, तो अगर मैं एल्युमिनियम और हाइड्रोजन की बात करूं, हाइड्रोजन की अप्रोक्सीमेट 2.1 मानते हो आप, इसकी अप्रोक्सीमेट होती है 1.6 समथिंग, और बोरॉन की होती है 1.8 समथिंग। तो मुझे बताओ 2.1 के डिफरेंस में ये तो बहुत ही कम है, और ये क्या है, अच्छा खासा है। इसीलिए बोरॉन के साथ जब हाइड्रोजन होता है ना, तो वो माइल्ड में आता है, और जब एल्युमिनियम के साथ हाइड्रोजन होता है ना, तो वो स्ट्रॉन्ग में आता है। ये है इसका रीजन कि NaBH4 सबको रिड्यूस नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये क्या है, माइल्ड है। तो फिर ये रिड्यूस किसको किसको करता है, जरा ये देख लेते हैं। तो बेटा ये बात आती है कि ये सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है, कीटोन के साथ रिएक्शन करता है, एंड एसिड हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है। बस 3 ऐसे रिएजेंट हैं, रिएक्टेंट हैं, जहां पर NaBH4 रिडक्शन करता है, और रिडक्शन बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा मैंने LiAlH4 में किया है, क्योंकि मैकेनिज्म थोड़ी चेंज हो जाएगी यार। अगर हाइड्रोजन निकलेगा तो अटैक तो वैसे ही करेगा, तो सारी मैकेनिज्म बिल्कुल रिवर्ट हो गई कि नहीं हो गई, बिल्कुल वैसे ही हो गई कि नहीं हो गई, रिपीट कर रही है ना। इसका मतलब जब मैं यहां अटैक करूंगा, सेम वही प्रोसेस है, OH सेम वही प्रोसेस है, पहले एडिशन एलिमिनेशन, और जब एल्डिहाइड बन जाए तो फिर से अटैक। मतलब अगर मैं फाइनली लिखूं तो ये बनेगा RCH2OH, ये बनेगा R C पे OH एंड R, ये बनेगा RCH2OH एंड HCl। ध्यान रखिएगा, ना तो ये एसिड के साथ रिएक्शन करता है, ना ये एस्टर के साथ रिएक्शन करता है, और ना ही ये अमाइड और नाइट्राइल के साथ रिएक्शन करता है। ये इनके साथ रिएक्शन बिल्कुल भी शो नहीं करता। मतलब NaBH4 कभी भी कार्बोक्सिलिक, एस्टर, अमाइड और नाइट्राइल के साथ रिएक्शन नहीं देते हैं। सिर्फ किसके साथ रिएक्शन देते हैं, सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड। इनका बहुत बड़ा रीजन है बेटा। यार एक तो बताओ, बहुत मुश्किल से तो वो टूट रहा है, और जब बहुत मुश्किल से टूट रहा है तो वो टूट किसके लिए रहा है, जिसके पास कमी बहुत ज्यादा है। कमी को पूरा करने वाला कोई है ही नहीं। इनके पास ऑक्सीजन के लोन पेयर है, कमी पूरी कर देंगे, ऑक्सीजन के लोन पेयर है, नाइट्रोजन का लोन पेयर है, और जब कमी पूरी ही हो गई तो फिर वो इतना रिस्क लेके टूटेगा क्यों, कि कमी तो है ही नहीं, अटैक क्यों करोगे भाई। एक आदमी आपके सामने मर रहा हो तो आप एक बार उसकी हेल्प कर दोगे, चाहे आप किसी भी परेशानी में हो, आप करोगे ही करोगे हेल्प। लेकिन एक जगह यार ठीक ठाक है आदमी, तो आप फर्जी नहीं जाओगे। अगर आप आलसी हो तो, आपके हेल्प करने का मन नहीं है तो आप फर्जी नहीं जाओगे। तो कहने का मतलब यही है, ये टूटता तो है नहीं बोरॉन के साथ हाइड्रोजन। एक तो बोरॉन के साथ हाइड्रोजन का ईएन का डिफरेंस कम है, अब वो टूट नहीं रहा, और वो टूट किसके लिए रहा होगा, जिसके लिए बहुत ज्यादा जरूरत होगी। उनके लिए थोड़ी टूटेगा जो पहले से न्यूट्रल हो रहे हैं, पहले से कमी को पूरा हो जा रहा है। इसका मतलब
ये किसे किसे रिड्यूस करता है? एल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड हैलाइड। क्या आपको ये NaBH4 की कहानी समझ में आ गई? चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अपने पास आता है डाइबल H। जरा इसे समझिएगा, ये क्या है? इसका फुल फॉर्म में भी मैंने आपको बताया था, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यार आइसोब्यूटाइल वो भी डाई है। बोरॉन के पास वैसे ही 3 तो वैलेंसी होती है, और ये है आइसोब्यूटाइल। जरा ध्यान से देखना बेटा, ये आइसो ग्रुप होता है, ये आइसोब्यूटेन होता है, और इस वैलेंसी से कुछ जुड़ा हो तो उसे क्या कहते हैं? आइसोब्यूटाइल। तो अगर ये बोरॉन से जुड़ा होगा तभी तो ये आइसोब्यूटाइल है। और ऐसे कितने जुड़े होंगे? ऐसे 2 जुड़े होंगे, तभी तो नाम हुआ डाई आइसोब्यूटाइल। देखिए एक ही आइसोब्यूटाइल, एक ही आइसोब्यूटाइल, और एक कहीं ना कहीं हाइड्रोजन होगा। और बताओ, जब एक ही हाइड्रोजन है तो फिर रिलीज भी एक ही हाइड्रोजन करेगा। इसके नाम में इसकी मैकेनिज्म को समझने का तरीका है बेटा। जब मेरे पास हाइड्रोजन काफी सारे थे ना, तो मैं एसिड हैलाइड में 2 बार अटैक कर रहा था। एक बार Cl को निकाल के, एक बार फिर से H को ऐड करके। लेकिन जब आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, तुम सोच के बताओ, एक ही तो हाइड्रोजन है, और जब एक ही हाइड्रोजन है तो मुझे बताइएगा क्या सिर्फ एक ही बार अटैक होगा? और एक बार अटैक करने पे जो बनता है, क्या प्रोडक्ट वही बनना चाहिए था? यही इसका प्रोसेस कहता है, यही तो होना चाहिए। तो जरा ध्यान से देखिएगा इसकी मैकेनिज्म को। अगर मैं यहां पर एल्डिहाइड या कीटोन ले लूं, तो बेटा एल्डिहाइड और कीटोन में तो एक ही बार अटैक होना ही चाहिए था भाई। 2 बार तो अटैक होता भी नहीं है। सिर्फ कितनी बार अटैक होता है? एक बार। तो अगर मैं एल्डिहाइड और कीटोन के साथ इसकी रिएक्शन लेता हूं, तो मुझे बताओ, एक ही तो H माइनस है, एक ही बार अटैक करेगा, और एक ही बार अटैक करना ही चाहिए, और फाइनली दोनों क्या बन जाते? एक एल्कोहल बन जाते। क्या मुझे, मेरे ख्याल से यहां दिक्कत नहीं है आपको। लेकिन अगर मान लीजिए मैं एसिड हैलाइड, एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड, इनके साथ रिएक्शन करूंगा बेटा, तो जब एक ही हाइड्रोजन है, डाइबल H, एक ही हाइड्रोजन है, तो मुझे बताइए एक बार अटैक कैसे होता था? आपको याद आ रहा है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एलिमिनेशन। क्या ये Cl निकल जाएगा, जो कि एक्वस मीडियम से क्या ले लेगा? H। तो ये बनना चाहिए था एल्डिहाइड, और दूसरा बनना चाहिए था HCl। अगर LiAlH4 होता तो फिर से अटैक होता और अल्कोहल बन जाता। NaBH4 होता तो फिर से अटैक होता, अल्कोहल बन जाता। लेकिन डाइबल H के पास तो हाइड्रोजन ही नहीं है, और जब हाइड्रोजन ही नहीं है तो तुम मुझे बताओ, क्या ये आगे रिएक्शन हो पाएगी? नहीं। इसका मतलब ये क्या बनाता है? एल्डिहाइड बनाता है। क्या बनाता है? एल्डिहाइड। सोच के देखो ना, एडिशन, एलिमिनेशन, क्या बनता? R-OH अलग हो जाता, और ये पूरा का पूरा पार्ट क्या ये एल्डिहाइड फॉर्म में बन जाता। ठीक उसी तरीके से एडिशन, एलिमिनेशन, क्या ये भी RCHO बनता और वाटर रिलीज हो जाता। मतलब कहीं ना कहीं क्या बन रहा है? हर बार एल्डिहाइड ही तो बन रहा है। डाइबल, अल में क्या आ रहा है? देखो एल्डिहाइड। ये तुमको क्लियर बता रहा है कि क्या बनना चाहिए? एल्डिहाइड। जरा मैं तुम्हें अमाइड और नाइट्राइल बता देता हूं, देखिएगा। मान लीजिए यहां नाइट्राइल की बात की जाए या फिर अमाइड की बात की जाए, तो बेटा नाइट्राइल और अमाइड में क्या होता है? यहां पर जब हम रिडक्शन करते हैं ना एक हाइड्रोजन के थ्रू, तो वाटर तो प्रेजेंट है जो कि आपको H+ दे देगी, लेकिन H- तो एक ही प्रेजेंट है ना, और एक ही बार बॉन्ड टूटेगा। तो क्या ये बनना चाहिए था CH डबल बॉन्ड NH। अब H तो है नहीं अटैक करने के लिए, लेकिन ऐसा क्या है जो आगे प्रोसीजर को फॉलो कर सकता है? वो है वाटर। और बेटा हमने हमेशा बात की है
लोन पेयर को H दे दो, बाकी को OH, लोन पेयर को H, बाकी को OH, और 2 OH से वाटर निकलता है, क्या कार्बोनिल बनेगा और बनेगा CHO। एग्जैक्टली सेम मैकेनिज्म के थ्रू यहां भी क्या बनेगा, RCHO। तो बहुत सिंपल हो गया, याद रखना। डाइबल, अल का मतलब क्या होता है, एल्डिहाइड, एल का मतलब क्या होता है, एल्डिहाइड। अगर तुम एल्डिहाइड और कीटोन को छोड़ दो, क्योंकि उसमें तो एक ही बार तो अटैक हो रहा था, तो उसमें क्या बन गया, एल्कोहल। मतलब ये तो तुम्हें हमेशा याद रहने वाला है। एसिड हैलाइड, एस्टर, कार्बोक्सिलिक, अमाइड और नाइट्राइल, क्या इन सब में एल्कोहल नहीं, क्या बनेगा, एल्डिहाइड। डाइबल, अल मतलब एल्डिहाइड, मतलब क्या बनना चाहिए, एल्डिहाइड। तो आपको ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्लियर, सोडियम बोरोहाइड्राइड क्लियर, डाइबल एच क्लियर, क्या है, तीनों क्लियर हो चुके हैं। जरा एक एग्जांपल करते हैं इसी से रिलेटेड। ये है एग्जांपल, जरा ध्यान से अटेम्प्ट करिएगा बेटा, कि एसिड हैलाइड को क्या करता है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, जो कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। डाइबल एच क्या करते हैं, जरा बहुत ध्यान से पहला क्वेश्चन करेंगे। चलिए फटाफट, चलिए मैं आपको बताता हूं आंसर, सुनिएगा। क्या मुझे पता है, अगर मैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की बात करता तो ये इसे अल्कोहल में चेंज करता, इसे अल्कोहल में चेंज करता, इसे अल्कोहल में चेंज करता, और इसे अमाइन में चेंज करता। क्या यही आंसर आना चाहिए था आपका। मतलब अगर मैं P1 ड्रॉ करूं तो बेटा बहुत ध्यान से P1 बनाना है। ये बेंजीन तो बेंजीन ही रहेगा, ये OH पहला कन्वर्ट हो जाएगा, ये दूसरा कन्वर्ट हो जाएगा। क्या ये CN CH2NH2 में चेंज हो जाएगा, और क्या ये COCl CH2OH और HCl में चेंज हो जाएगा, और यहां क्या निकल जाएगा, वाटर। क्या एग्जैक्टली यही होना चाहिए था, बताइए, एग्जैक्टली यही स्ट्रक्चर बनना चाहिए था। क्या NaBH4 सिर्फ और सिर्फ किससे रिएक्शन करता, सिर्फ और सिर्फ, अगर मैं बात करूं सिर्फ और सिर्फ कीटोन, एसिड हैलाइड, ना तो वो नाइट्राइल से करता और ना ही वो कार्बोक्सिलिक से करता। तो क्या वो एज इट इज लगे रहते और ये चेंज होता OH में, ये चेंज होता OH में। मतलब जो आंसर बनता, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, ये रहा बेंजीन, यहां तो OH लग जाता, लेकिन क्या ये एसिड में ही कंटेन रहता। ठीक उसी तरीके से ये CN में ही कंटेन रहता, और ऊपर वाला CH2OH में चेंज हो जाता। क्या यही आंसर आना चाहिए था। देखिए कितना इजी हो गया है। डाइबल एच, अल, एल्डिहाइड, लेकिन कीटोन को छोड़ दो, क्योंकि कीटोन में तो एक ही बार अटैक होता है, लेकिन बाकी सब किस में आ जाएंगे, एल्डिहाइड एल्डिहाइड एल्डिहाइड। मतलब अगर मैं फाइनल आंसर की बात करूं तो क्या फाइनल आंसर आना चाहिए था, CN किस में चेंज होता, एल्डिहाइड में, अभी मैंने किया था। बेंजीन बेंजीन ही रहती, ये OH में ही जाता, और ये कार्बोक्सिलिक किस में आता, CHO, और साथ में क्या आता, वाटर। ठीक उसी तरीके से COCl किस में जाता, CHO में, और साथ ही साथ क्या लग जाता, HCl। क्या आपको ये प्रॉपर वे में तीनों रिडक्शन समझ में आ गए। अगला क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, पूरा ट्राई करिएगा। मैं आपको हिंट दे रहा हूं बेटा, सुनिएगा हिंट। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड सबको रिड्यूस करता है। क्या वो एस्टर को 2 अल्कोहल, एक बीच से कार्बोनिल वाला और ये OH, क्या ये भी चेंज होता। मतलब P1 क्या बनता, OH OH OH, NaBH4 इसके साथ तो रिएक्शन ही नहीं करता, क्योंकि एस्टर के साथ रिएक्शन नहीं करता है, कीटोन के साथ रिएक्शन कर लेता, मतलब इसे सिर्फ अल्कोहल में चेंज करता, ये अल्कोहल में चेंज नहीं होता। ये नीट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है रिडक्शन। डाइबल एच, आपको पता है एल्डिहाइड, लेकिन इसे तो किस में चेंज करता, अल्कोहल में, इसे एल्डिहाइड में, क्योंकि एडिशन एलिमिनेशन, मतलब ये एल्डिहाइड में आता। मतलब मैं P3 बना दे रहा हूं, P3 में ये एल्डिहाइड होता, ये अल्कोहल, और नीचे वाला भी क्या हो जाता, अल्कोहल, ये आता P3। ये मैं P3 बना दे रहा हूं, लेकिन P1 और P2 आप ट्राई करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली रिएक्शन है मेटल के साथ रिडक्शन। अभी तक मैंने तुम्हें एक प्रोसीजर के बारे में बताया, जब हाइड्रोजन ऐड होता है ना तो उसे रिडक्शन कहते हैं। अब मैं तुम्हें बताऊंगा इलेक्ट्रॉन ऐड होता है
तो कैसे रिडक्शन करते हैं ये हमें सीखना है, क्योंकि यार इलेक्ट्रॉन का एडिशन भी तो रिडक्शन ही है। लेकिन एक खास बात, जब भी कोई मेटल प्रेजेंट होता है ना, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा कहां मिलते हैं? मेटल के पास। इसीलिए मैंने क्या लिया है? सोडियम मेटल। अब जरा ध्यान से देखना, मैं एक एग्जांपल करके दिखा रहा हूं। मान लीजिए मेरे पास CHO होता और रिएक्शन होती सोडियम प्लस C2H5OH। मैं क्यों यहां पर C2H5OH ले रहा हूं, इसका मतलब अभी आपको समझ में आ जाएगा। क्या ये सोडियम सोडियम पॉजिटिव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होगा और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा? क्या उस एक इलेक्ट्रॉन को अटैक कहां करना चाहिए? जहां कमी हो, और कमी कहां दिख रही है? दिख रहा है डेल पॉजिटिव। इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन देता है और O पे क्या आता है? माइनस चार्ज। तो फाइनली O माइनस क्या ले लेगा? H। ये रेडिकल बन जाएगा और ये H। क्या ये रेडिकल को फिर से एक इलेक्ट्रॉन देना चाहिए जिससे कि ये क्या ले ले? नेगेटिव बन जाए। दो इलेक्ट्रॉन के साथ जब नेगेटिव बन जाएगा बेटा, तो अब बताओ फिर से ये क्या ले लेगा? H प्लस। और कहीं ना कहीं ये H प्लस किससे मिल रहा है? बार बार एसिड से। तो क्या ओवरऑल रिडक्शन वही होगा, जस्ट लाइक LiAlH4। आंसर में कोई चेंज नहीं आता, बस मैकेनिज्म कौन सी होती है? रेडिकल मैकेनिज्म। सब में एक जैसा काम होगा बेटा, सब में एक जैसा काम। तो क्या मैं यहां पर डायरेक्टली लिख सकता था कि अगर मान लीजिए एल्डिहाइड है, कीटोन है, एसिड है, एस्टर है, कुछ भी हो, एसिड हैलाइड, एस्टर, नाइट्राइल, अमाइड, इन सबको अगर मैं बिल्कुल वैसे ही रिडक्शन करता है, बिल्कुल वही आंसर आता है। मतलब सब में अगर मैं सोडियम प्लस C2H5OH ले लूं, तो मुझे बताओ सब में अगर रिडक्शन करूं तो आंसर वही आता है जो हमने कहां पर किया था? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ। तो क्या एग्जैक्टली यहां पर भी ऐसा ही होना चाहिए? मतलब ये बन जाएगा RCH2OH, ये बन जाएगा RCHOH और R, ये बन जाएगा RCH2OH और HCl, ये बन जाएगा RCH2OH और R-OH, और ये CN क्या नाइट्रोजन कंटेनिंग हमेशा अमाइन में चेंज होता है? देखो इलेक्ट्रॉन ऐड होता, नेगेटिव बनता है, इन पे H ले लेता, फिर से इलेक्ट्रॉन एक देता, नेगेटिव बनता है H, दोनों जगह क्या रुक गए? HH, एक बॉन्ड और तोड़ो HH, यही तो बनता। इसको बोलते हैं मैंडियस रिडक्शन। क्या बोलते हैं इसको? मैंडियस रिडक्शन। मतलब सोडियम प्लस C2H5OH अगर CN को रिड्यूस करता है तो उसका क्या नाम है? दैट इज कॉल्ड मैंडियस रिडक्शन। तो क्या आपको ये मेटल के साथ रिडक्शन का आपको पूरा आइडिया हो गया? तो अपन ने क्या क्या सीखा? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्रेट, डाइबल H। कितना क्लियर है? एकदम बिल्कुल फाइन। नेक्स्ट आता है मेटल के साथ रिडक्शन, जो कि बिल्कुल वही प्रोडक्ट देता है जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड देता है। तो ये भी क्लियर हो गया। अब मैं आपको बता रहा हूं हाइड्रोजन किस तरीके से रिएक्शन करता है रिडक्शन में, वो भी मेनली कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। तो समझिएगा जरा, यहां पर दो टाइप की रिडक्शन होती है। अगर मैंने सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के साथ मेटल ले लिया होता, जैसे H2PD, H2 निकिल, H2PT, तो जब मेटल के साथ रिडक्शन होता है ना और वो एक्सेस में हो, तो आप एकदम समझिए किसकी तरह काम करता है? जस्ट लाइक लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की तरह। लेकिन अगर मेटल के साथ सॉल्वेंट है, तो बेटा मैंने आपको बताया था मेटल सॉल्वेंट के केस में हमेशा फुल्ली रिडक्शन नहीं होता, हमेशा क्या होता है? पार्शियली रिडक्शन। कैसा रिडक्शन? पार्शियली रिडक्शन। मतलब सिर्फ और सिर्फ एक बार ही चीजें क्या होंगी? रिड्यूस होंगी। तो सिर्फ पार्शियली रिडक्शन कब होता है? जब मेटल सॉल्वेंट हो। और जब सिर्फ मेटल हो तो फिर कैसा रिडक्शन होता है? फुल्ली रिडक्शन।
कैसा रिडक्शन? फुल्ली रिडक्शन। एग्जाम्पल समझिएगा बेटा, मान लीजिए मेरे पास RCOCl है और मैंने रिएक्शन कराई, एक बार मैंने कराई H2 निकिल एक्सेस में जो कि मेटल के साथ है, और जब मेटल के साथ है बेटा तो क्या कहीं ना कहीं पूरी तरीके से रिडक्शन होना चाहिए, और पूरी तरीके से रिडक्शन होता तो क्या ये RCH2OH और HCl में चेंज होता? एग्जैक्टली वैसे जैसे मैंने अभी किया था। लेकिन अगर ये मेटल सॉल्वेंट के साथ होता, PdPaSO4 मेटल सॉल्वेंट H2 के साथ, तो जब मेटल सॉल्वेंट होगा तो एक ही बार रिडक्शन होगा, और एक ही बार रिडक्शन में क्या होता है? पार्शियल रिडक्शन। तो यहां बनता एक एल्डिहाइड, और इसे बोलते हैं बेटा रोजनमुंड रिडक्शन। कौन सा रिडक्शन? रोजनमुंड रिडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, तो एक नाम ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर मेटल के साथ सॉल्वेंट हो तो पार्शियल रिडक्शन, और मेटल के साथ सिर्फ हाइड्रोजन के साथ मेटल है, कोई मेटल सॉल्वेंट नहीं है, सॉल्वेंट नहीं है, सॉल्वेंट पे क्या होता है? हाइड्रोजन का अट्रैक्शन बढ़ जाता है, तो फिर हाइड्रोजन को रिमूव करना टफ है, और जब रिमूव ही नहीं होगा तो ऐड कहां से करोगे? लेकिन सिर्फ अगर मेटल सरफेस पे है, कोई सॉल्वेंट नहीं है, जितने हाइड्रोजन चाहिए आप उतने ऐड करो, और फाइनली किस में चेंज होता है? एक अल्कोहल में। तो ये खास बात है किसकी? मेटल और मेटल सॉल्वेंट की। ये देखिए सेम वही कॉन्सेप्ट है, यही कहानी मैं आपसे बता रहा था। अब करते हैं एक नया क्वेश्चन, चलिए फटाफट क्वेश्चन लग जाइए। क्या ये H2Ni क्या मेटल के साथ कोई सॉल्वेंट दिख रहा है? नहीं। तो सिंपल है, पूरा पूरा रिडक्शन करो। कीटोन किस में चेंज हो जाएगा बताओ जरा? अल्कोहल में। एसिड हैलाइड किस में चेंज होगा? अल्कोहल में। CN किस में चेंज होगा? CH2NH2 में। तो अगर मैं P1 यही बना दूं तो P1 बनता बेटा, ध्यान से देखिएगा, ये OH, ये फाइनली क्या बनता? OH। अच्छा Cl तो जा चुका है, CH2H में बनता, और ये बनता CH2NH2। फुल्ली रिडक्शन किया है बेटा, और साथ में HCl बन जाता। अच्छा P2 एग्जैक्टली यही बनता, क्योंकि ये भी क्या है? मेटल सॉल्वेंट नहीं, सिर्फ मेटल है, तो P1 और P2 तो सेम आते। अच्छा P3 क्या है? सोडियम के साथ C2H5। अच्छा ये तो मेटल रिडक्शन है, ये तो फुल्ली करता ही है, और ये LiAlH4 क्या ये भी पूरा पूरा रिडक्शन करता है? अरे मेरे भाई P1 P2 P3 P4 सब यही बनेंगे, क्योंकि सब में फुल्ली रिडक्शन है। इसका मतलब क्या सब रिड्यूस होंगे, और एग्जैक्टली यही आंसर बनना चाहिए था सभी केसेस में। अगर मान लो यहां मेटल सॉल्वेंट होता तो फिर ये CHO में चेंज होता, बाकी सब किस में चेंज आते? अल्कोहल में। तो आपको ये क्लियर हो चुका है किस तरीके से रिएक्शन हो रही है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट रिडक्शन है क्लीमेंशन रिडक्शन। क्या है नाम इसका? क्लीमेंशन रिडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, दो आते हैं इसमें, एक आता है क्लीमेंशन, एक आता है वुल्फ-किस्नर। एक आता है क्लीमेंशन रिडक्शन, एक आता है वुल्फ-किस्नर रिडक्शन। क्लीमेंशन क्या करता है जरा ध्यान से सुनिएगा बेटा, क्योंकि मेटल है और मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और साथ में HCl है। ये क्या करता है? ये किसी भी कीटोन को पूरा पूरा कार्बोनिल हटाता है और CH2 में चेंज करता है, मतलब CO ग्रुप कन्वर्टेड इनटू CH2। ये है खास बात। अब किस तरीके से मैकेनिज्म होती है ये मैं आपको समझा देता हूं, समझिएगा जरा मैकेनिज्म कैसे हुई होगी। अगर मैं यहां कीटोन की बात करूं तो कीटोन पे जिंक का इलेक्ट्रॉन अटैक करना चाहिए, जिंक +2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में टूटता है। मान लो मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ दे दिए, तो C पे नेगेटिव O पे नेगेटिव दोनों इलेक्ट्रॉन गए। क्या दोनों एक्वस HCl, कहीं ना कहीं HCl एक एसिड दिया है, तो क्या दोनों H लेते तो क्या ये भी OH बनता और यहां C नेगेटिव ये भी H ले लेता, मतलब ये बनना चाहिए था या नहीं? आगे के रिएक्शन में क्या होता है? ये HCl के साथ फिर रिएक्शन करता है और फिर रिएक्शन करके वाटर रिलीज करता है बेटा। क्या रिलीज करता है? वाटर, और बनता है एक नेगेटिव, देखो पॉजिटिव, क्योंकि वाटर रिलीज होगा तो वैलेंसी फ्री होगी, और वैलेंसी फ्री होगी तो क्या बनेगा? पॉजिटिव।
क्या मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी हैं? तो अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन इसे दे दूं तो क्या वो नेगेटिव बन जाएगा और नेगेटिव तुरंत क्या ले लेगा? H। तो मुझे बताओ अगला प्रोसेस क्या होना चाहिए था? जिंक प्लस टू इलेक्ट्रॉन। क्या ये 2 इलेक्ट्रॉन पूरे पूरे यहां जाते, ये बनाता इसको नेगेटिव, और नेगेटिव फिर क्या ले लेता? HCl से H, और ये फाइनली एक क्या बन जाता? CH2। मैं चाहता तो मैं Cl माइनस को भी यहां अटैक कर सकता था, मतलब मैं चाहता तो मैं एक प्रोडक्ट ये बना सकता था, वन ऑफ द पॉसिबल प्रोडक्ट ये बन सकता है। लेकिन अगर मैं चाहूं तो मैं पूरा पूरा रिड्यूस करके उसे क्या बना सकता हूं? एक एल्केन बना सकता हूं। मतलब अगर ये हैलाइड होता तो मैं हैलाइड को हटाकर भी H ला सकता हूं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अटैक करता, रेडिकल बनाता, एक और इलेक्ट्रॉन लेता, नेगेटिव बनाता, नेगेटिव H ले लेता, और रेडिकल जैसे बना था Cl तो निकल ही जाना है क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक अटैक था वो। तो मुझे बताओ क्लीमेंशन रिडक्शन में सबसे पहले क्या किया तुमने? जिंक यूज किया, तभी तो जिंक लिया गया है। और जिंक के साथ H क्यों लिया है? जब भी रेडिकल की रिएक्शन होती है ना, तुम हमेशा क्या लेते हो? तुम हमेशा उसके साथ H लेते हो, क्योंकि फिर वो O नेगेटिव H लेगा कहां से? C नेगेटिव H लेगा कहां से? एसिड से। इसीलिए क्या देना पड़ता है? एसिड। तो कभी भी कोई रिएक्शन हो, सिंपल एकदम क्या करना होता है? एकदम सिंपल है बेटा, एकदम सिंपल। आप क्या करो, ये कार्बोनिल है, सीधे क्या करना है? CH2 में चेंज कर देना है। लेकिन रिएक्शन कौन सी होनी चाहिए? जिंक अमलगम प्लस HCl। रिएक्शन का नाम क्या है? क्लीमेंशन रिडक्शन। ध्यान रखना है बेटा, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है वुल-किस्नर रिडक्शन। वुल-किस्नर रिडक्शन क्या होता है? बेस के प्रेजेंस में होता है। किसके प्रेजेंस में होता है? बेस के। और जिंक अमलगम HCl मतलब किसके प्रेजेंस में था? ध्यान से देखो, एसिड के प्रेजेंस में। मतलब एसिड के प्रेजेंस में कौन सी होती है? क्लीमेंशन। और बेस के प्रेजेंस में कौन सी होती है? वुल-किस्नर। दोनों का काम एकदम एक जैसा है। अगर कीटोन से रिएक्शन हो रही है ना, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, क्या ये दोनों क्या करते? CO को किस में चेंज करते हैं? CH2 में। मतलब CO ग्रुप कन्वर्टेड इनटू CH2 ग्रुप। सिंपल। CO किस में चेंज होता है? CH2 में। अब कैसे रिएक्शन होती है इसे देख लेते हैं। यहां भी कुछ ऐसा ही कुछ हुआ होगा, लेकिन कैसे हुआ होगा ये देखने वाला है। जरा देखिएगा, आपने मैकेनिज्म पार्ट में एक बात आपको समझ में आनी चाहिए बेटा, कि कभी भी अगर कीटोन कंटेनिंग के साथ हाइड्रोजन की रिएक्शन होती है ना, तो आपने सीखा हुआ है, मैंने आपको पढ़ाया था रिएक्शन पार्ट 3 में बेटा, हाइड्रोजन फॉर्मेशन। क्या ये नाइट्रोजन के थ्रू वाटर रिलीज होता है? और नाइट्रोजन की दोनों वैलेंसी किससे जुड़ जाती है? N, और ये NH2। यही तो होना चाहिए था। अब मेरे पास क्या है? बेस है। बेस क्या करता है? बेस अब कर क्या सकता है? सोचो, N को तुमने हमेशा, चाहे वो डाइजोटाइजेशन रिएक्शन हो, तुमने इसे N2 बनाने की कोशिश की है कैसे भी करके। तो अगर ये बेस इसका H ले ले तो क्या ये नेगेटिव बना सकता है? और जैसे ही नेगेटिव बनाएगा तो क्या N पे नेगेटिव डीलोकलाइज करेगा और यहां नेगेटिव आ सकता है। मतलब क्या ये नेगेटिव, ये N डबल बॉन्ड N, और एक H अभी भी बचेगा क्योंकि एक H तो अभी भी है, और ये नेगेटिव वाटर से क्या ले लेगा? वाटर से ले लेगा H। मतलब क्या बनना चाहिए था इसके पास? कुछ इस तरीके से। अब N डबल बॉन्ड NH आ गया। चलो N2 तक पहुंच रहे हो आप, आपने डबल बॉन्ड तो बना दिया। आप एक काम करो, ट्रिपल बना दो। आप ट्रिपल कैसे बनाओगे? फिर से वही काम, फिर से बेस क्या करेगा? H लेगा, और फिर से जब बेस H लेगा तो फिर से नेगेटिव आएगा, फिर से नेगेटिव डीलोकलाइज करेगा, और अब पूरी तरीके से क्या करेगा? इसको तोड़ देगा। तो क्या अब ये नेगेटिव बनना चाहिए, और ये नेगेटिव फिर क्या ले लेता? H। और जैसे ही H लेगा, मुझे बताओ क्या बन चुका है? एक प्रोपेन। मतलब तुमने किस तरीके से एक कीटोन को एक एल्केन में चेंज किया है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। सिंपल स्ट्रक्चर था, सिंपल। आपने एक बार हाइड्रोजन बनाया, अब आपका एक ही काम है, N2 रिलीज कर दो, और N2 रिलीज करोगे आप आराम से रिएक्शन में फिर क्या पा जाओगे? एक प्रोपेन। तो ये कौन सी रिएक्शन थी? वुल-किस्नर रिडक्शन। चलिए दोनों क्वेश्चन करते हैं फटाफट।
ये है क्वेश्चन बेटा, ध्यान से देखिए जरा। क्या आपको दिख रहा है? पहला है क्लेमेंशन रिडक्शन, दूसरा है वुल्फ-किस्नर रिडक्शन। अब ये फंस रहा है ये सीएल कि ऐसा क्या होना चाहिए था। यहां पे मैंने आपको एक प्रोडक्ट बताया था बीच में सीएल बनना। क्या मैं इलेक्ट्रॉन के थ्रू सीएल को भी हटा सकता हूं, एच जोड़ सकता हूं? मतलब आप इसे क्या कर सकते थे, आप इस 5 मेंबर्ड को अगर आप ध्यान से देखिए तो आप इस 5 मेंबर्ड में सीओ को तो चेंज कर दिया आपने। क्या आप फाइनली आप इलेक्ट्रॉन से अटैक करके ये बना सकते थे फाइनली। और यहां पर ये तो बन ही जाएगा, इतना तो कंफर्म है यार। बेस है तो बेस के थ्रू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से मैं OH भी तो लगा सकता हूं विद द हेल्प ऑफ SN2, क्योंकि बेस तो अभी भी प्रेजेंट है। तो एक छोटी छोटी से चेंज, क्योंकि जब तक डबल बॉन्ड है ना आप पहचान ही नहीं पाओगे कि वुल्फ-किस्नर कौन सी है, क्लेमेंशन कौन सी है। लेकिन अगर कोई चीज ऐसी लगा देना तो जरूर डिफरेंशिएट किया जा सकता है। जब बेस है तो बेस लग सकता है, और जब इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन अटैक करके नेगेटिव बनेगा, और नेगेटिव को H लेना चाहिए, इसीलिए एल्केन बना दिया। मतलब दोनों में डिफरेंस है बेटा। बाकी सिंपल क्वेश्चन तो आपसे होगा ही होगा ना यार, सिंपल किससे नहीं होगा बताओ? सिंपल तो होना ही होना है। गेम कहां फंसता है? गेम फंसता है ऐसे क्वेश्चंस पे जहां पर कुछ लगा दिया जाए। बाकी में क्या करना है? बाकी सिंपल है। ये रहा कार्बोनिल, हटा के CH2 लगा दिया, खत्म। जिंक अमलगम क्लेमेंशन में भी सेम लगा दिया, वुल्फ-किस्नर में भी सेम लगा दिया। मतलब कहानी बिल्कुल क्या हो चुकी है, सेम हो चुकी है। नेक्स्ट आता है पार्ट ऑक्सीडेशन का। अब पहली बात आती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे होते हैं। इसे लिखा हुआ है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैं आपको ये पहले ऑक्सीडेशन के बारे में बताता हूं, फिर ये जो पार्ट है ना ये आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। पहले आपको समझना होगा कि ऑक्सीडेशन का रियल मतलब क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑक्सीडेशन का सिंपल सा मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही कह रहा हूं मैं? ये अपन बेसिक बात जानते हैं। अगर मैं ऑक्सीजन के टर्म्स में बोलूं तो ऑक्सीजन के टर्म में ऑक्सीजन का एडिशन भी क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। मतलब एक और बात समझ में आई कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। मतलब अब मैं यहां पर आपको ऑक्सीडेशन करके दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से ऑक्सीजन के ऐड होने से कैसा ऑक्सीडेशन होता है। उसे समझने के बाद ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे अब यहां पर दो तरीके से बात समझ में आती है। पहला आता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या फिर मैं बोलूं माइल्ड ऑक्सीडेशन प्रोसेस। मतलब पहला आपको समझना है माइल्ड ऑक्सीडेशन प्रोसेस, फिर मैं आपको बताऊंगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रोसेस जो करते हैं वो क्या होते हैं, एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन के साथ हीट क्या करती है ये समझना है। मतलब 3 तरीके के ऑक्सीडेशन आपको समझने हैं। फिर मैं आपको तीनों तरीकों के नाम बता दूंगा और आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा क्या करना है। बिल्कुल आराम से क्लियर होने वाला है। तो बात समझिए, पहला जो प्रोसेस है दैट इज माइल्ड ऑक्सीडेशन प्रोसेस। माइल्ड ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या करता है? ये सिर्फ एक ही बार ऑक्सीडाइज करता है, ओनली वन टाइम। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई 1 डिग्री एल्कोहल है। क्या है मेरे पास? 1 डिग्री एल्कोहल। अगर मैं 1 डिग्री एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करूं तो क्या ऑक्सीडेशन का सिंपल सा मतलब है बेटा, फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग OH कार्बन के अगर आप H को रिप्लेस कर दो OH से। किससे रिप्लेस करना है? H को OH से। तो अगर आप इसे रिप्लेस करते हो तो क्या कहीं ना कहीं 2 OH आएंगे, और 2 OH से रिलीज क्या होता है? वाटर। और वाटर रिलीज होते ही आप क्या बना दोगे? वाटर रिलीज होते ही आप बना दोगे कार्बोनिल कंपाउंड, जो कि बनेगा CHO। ये तो गई 1 डिग्री की बात। मतलब एक ही बार ऑक्सीडेशन किया आपने, दोबारा ऑक्सीडेशन नहीं किया, एक ही बार ऑक्सीडेशन किया है। इसे कहते हैं माइल्ड ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं? माइल्ड ऑक्सीडेशन। मतलब एल्कोहल को किसमें चेंज कर देगा? C डबल बॉन्ड O में। अगर मान लीजिए ये 2 डिग्री एल्कोहल होता तो भाई 2 डिग्री एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल के पास भी H होता है, ऑक्सीडेशन का सिंबल है नेसेंट ऑक्सीजन।
तो कहीं ना कहीं किसे रिप्लेस करना है, H को OH के साथ रिप्लेस कर देना है। मतलब क्या अब कहीं ना कहीं सेम कार्बन पे 2 OH, क्या वाटर रिलीज होंगे? और वाटर अगर रिलीज होगा इसका मतलब क्या यहां पर कीटोन बनना चाहिए? क्या बनना चाहिए? एक कीटोन बनना चाहिए। तो ये समझ में आया कि एल्डिहाइड कब बनेगा? 1 डिग्री अल्कोहल है, एल्डिहाइड बन जाएगा। 2 डिग्री अल्कोहल है, कीटोन बन जाएगा। अगर मैं 3 डिग्री अल्कोहल की बात करूं तो बेटा 3 डिग्री अल्कोहल के पास तो H ही नहीं है, और जब हाइड्रोजन ही प्रेजेंट नहीं है तो क्या ऑक्सीडेशन होगा? नहीं होगा। तो आपको माइल्ड ऑक्सीडेशन मेरे ख्याल से पूरा समझ में आ गया होगा कि पहला प्रोसेस क्या है, माइल्ड ऑक्सीडेशन। जरा इसके दूसरे प्रोसेस को समझिएगा। दूसरा प्रोसेस आता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग के बाद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग के साथ मैं लिख सकता था स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन प्रोसेस, क्योंकि अभी हम सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस को समझ रहे हैं। एक बार प्रोसेस समझ लिया ना तो फिर वो एजेंट एक जैसा काम ही करने वाले हैं। तो अगर मैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस को बोलूं और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन प्रोसेस को बोलूं तो ये क्या करते हैं? फुल्ली रिडक्शन करते हैं। मतलब फुल्ली ऑक्सीडेशन मतलब जहां तक वो ऑक्सीडाइज हो सकता है ना वहां तक उसे वो ऑक्सीडाइज करते हैं। मतलब अब फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन पे जितने H होंगे अब वो सारे H OH में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास 1 डिग्री अल्कोहल होता और मैं यहां पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहा हूं, तो क्या इसके दोनों H कहीं ना कहीं किससे रिप्लेस हो जाते? OH के साथ। और मुझे बताइएगा जब एक बार दोनों OH ये चेंज होते तो क्या 2 OH से वाटर रिलीज होता, कार्बोनिल बनता और एक OH बच जाता? क्या यही तो कार्बोक्सिलिक है? यही क्या है? कार्बोक्सिलिक। और अगर मान लीजिए ये कीटोन बनना चाहे तो क्या इसे 2 डिग्री अल्कोहल लेना चाहिए, क्योंकि यहां एक ही H है और एक ही H को अगर चेंज करना है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी क्या करेगा भाई? OH में चेंज कर देगा। मतलब क्या ये कीटोन बन जाएगा। लेकिन अगर मैं 3 डिग्री अल्कोहल की बात करूं तो बेटा 3 डिग्री अल्कोहल के पास तो H ही नहीं है, और अगर 3 डिग्री अल्कोहल के पास हाइड्रोजन नहीं है तो तुम मुझे बताओ अगर मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लूं तो क्या यह प्रोसेस होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब H प्रेजेंट होना क्या है? जरूरी है। अब इसका एक तीसरा पार्ट समझने जा रहे हैं हम, और वो तीसरा पार्ट है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लस हीट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लस हीट, मतलब उसके साथ क्या प्रेजेंस होगी? हीट की प्रेजेंट होगी। अब हीट की प्रेजेंस होती है ना, तो अब मैं आपको कीटोन भी ऑक्सीडाइज करके दिखाने वाला हूं, और यही है ये प्रोसेस। अब बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रेजेंट हो और साथ में क्या प्रेजेंट हो? हीट। तो अगर ये 1 डिग्री अल्कोहल है तो बेटा 1 डिग्री अल्कोहल में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लस हीट है। तो ये क्या करता है? अब काम तो वही करना है, दोनों H को रिप्लेस करेगा। मतलब ये फाइनली अगर मैं बोलूं तो क्या कहीं ना कहीं 3 OH आने वाले हैं, और 2 OH से क्या रिलीज किया था अपन ने? वाटर। और जब 2 OH से वाटर रिलीज किया तो क्या ये कार्बोक्सिलिक बनना चाहिए? बिल्कुल सही बात है। अगर मैं इसी को 2 डिग्री अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराऊं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो क्या ये पहले कीटोन में चेंज होना चाहिए? मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर है कि किस तरीके से कीटोन में चेंज हुआ होगा। देन अब इसके बाद प्रोसेस होता है बेटा, अब इसके बाद प्रोसेस होता है। तो प्रोसेस कैसा होता है? यहां पर कुछ ऐसा करो कि यार एल्कीन बन जाए, क्योंकि अगर एल्कीन बन गई ना तो तुम ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करके ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ सकते हो, और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो यार एक काम करो ना, टॉटोमेरिज्म कर दो। क्या कर दो? टॉटोमेरिज्म। और अगर तुमने टॉटोमेरिज्म कर दिया, अब बताओ जस्ट लाइक
ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, जस्ट लाइक ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। आपको पता है क्या करते थे, आप याद करिए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये कहां तक हो सकता है, एसिड तक, और बेटा टर्मिनल एल्कीन हमेशा कहां तक जाती थी, याद करिए, CO2 गैस तक। तो ये बन जाता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लस हीट। तो कहने का मतलब अगर हीट प्रेजेंट है तो किस तरीके से प्रोसेस होता है, और अगर हीट प्रेजेंट नहीं है तो किस तरीके से प्रोसेस होता है। अच्छा, टर्शरी अल्कोहल की बात करूं तो टर्शरी के पास H तो नहीं है, लेकिन क्या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लस हीट थी। और बेटा जब प्लस हीट है तो क्या इसे डिहाइड्रेशन प्रोसेस करना चाहिए, और डिहाइड्रेशन के थ्रू मैं ये कह सकता हूं कि ये कहीं ना कहीं एक एल्कीन फॉर्म करेगा, और एल्कीन फॉर्म करने के बाद आप वही काम करिए जो आपने ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस के साथ किया, एग्जैक्टली वही काम। तो क्या सब कुछ एक जैसा हो गया कि आपने बिल्कुल वही एल्कीन बना दी, और एल्कीन के बाद क्या कर दिया, एल्कीन के बाद कुछ भी नहीं, जस्ट लाइक ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, अगर आपको ये पता लग जाए तो अब प्रोसेस तो आप जान ही चुके, प्रोसेस आपको पता ही है, और आप डायरेक्टली सारे प्रोसेस के साथ साथ ऑक्सीडेशन का काम कर सकते हैं। माइल्ड की एक सबसे बड़ी पहचान बताता हूं आपको, माइल्ड की सबसे बड़ी पहचान है क्रोमियम, क्रोमेट, सबसे बड़ी पहचान है। मतलब क्रोमेट कहीं भी दिख जाए ना, तुरंत समझ लेना क्रोमेट का सिंपल सा मतलब है कि वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसे सबसे पहला आता है PCC, इसका नाम है पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। क्या करता है क्रोमेट, मतलब CrO3, कहीं ना कहीं पाइरिडीनियम मतलब पिरिडीन के साथ साथ ईएम का मतलब है कि ये H लगा होगा, और Cl माइनस मतलब ये है PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। क्या होता है ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मतलब 1 डिग्री को अल्कोहल को एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन, और 3 डिग्री अल्कोहल नो रिएक्शन। क्या मैं दूसरे की बात करूं तो दूसरा आता है PDC, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, डाइक्रोमेट। देखिए फिर से क्रोमेट आ गया, सेम काम है। तीसरा CrO3 H प्लस और रूम टेम्परेचर। देखिए इसमें भी क्या आ गया, इसमें भी कहीं ना कहीं क्रोमेट आ गया, और इसे बोलते हैं बेटा जोन्स रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट बोलते हैं इसको, जोन्स रिएजेंट। तो ध्यान रखना एक बात कि अगर मेरे पास क्रोमेट नाम की चीज आ जाए तो PCC, PDC, CrO3 ये सब क्या हो गए, माइल्ड। तो अब याद रखना बिल्कुल इजी हो गया। और चौथा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज MnO2। MnO2 इंपॉर्टेंट इसलिए है बेटा कि ये सिर्फ और सिर्फ एलाइलिक या फिर बेंजाइलिक अल्कोहल को ही ऑक्सीडाइज करता है, सिर्फ और सिर्फ बेंजाइलिक और एलाइलिक। जैसे मैं बात करूं OH और इस तरीके से OH की, ठीक है, और मैंने रिएक्शन की PCC के साथ, तो PCC तो सिंपल है, क्या करेगा, इसे भी डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर दिया, इसे भी डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर दिया। मान लो मैं PDC करता, एग्जैक्टली सेम काम। मान लो मैं यहां पर CrO3 H प्लस रूम टेम्परेचर जोन्स रिएजेंट, क्या ये भी एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट बनाते। लेकिन अगर मान लीजिए मैं MnO2 करता, तो क्या MnO2 सेम करता है, नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एलाइलिक या फिर बेंजाइलिक अल्कोहल को ही ऑक्सीडाइज करता है। और एलाइलिक ध्यान से देखिए, एल्कीन से जुड़े कार्बन पर OH, क्या ये है एलाइलिक, तो सिर्फ और सिर्फ ये ऑक्सीडाइज होता और ये एज इट इज वैसे का वैसा ही लगा रहता। तो मेन इंपॉर्टेंट क्यों है अपने पास MnO2,
क्योंकि MnO2 क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ एलाइलिक और बेंजाइलिक को ही क्या करता है, वो ऑक्सीडाइज करता है, सिर्फ और सिर्फ एलाइलिक और बेंजाइलिक। अब आते हैं स्ट्रॉन्ग में। यार स्ट्रॉन्ग की जो बात होती है ना, स्ट्रॉन्ग में कौन कौन से आते हैं जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, बहुत ध्यान से। स्ट्रॉन्ग सुनने में ही एकदम तगड़े तगड़े लग रहा है, सुनने में ही K2Cr2O7 सुनने में ही तगड़ा है, H प्लस। KMnO4 हीट दे दो, हॉट KMnO4 H प्लस, बेसिक मीडियम में भी ले लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये सबके सब क्या हो गए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। खासकर अगर मैं CrO3 को जब तक रूम टेम्परेचर पर रख रहा हूं तब तक तो वो माइल्ड है, लेकिन अगर मान लीजिए यहां पर मैंने हाई टेम्परेचर दे दिया तो हाई टेम्परेचर पे फिर ये किस में चेंज हो जाता है, फिर ये चेंज हो जाता है कुछ इस तरीके से, CrO3H प्लस क्रोमेट। मतलब ये जोन्स को अगर मैं हीट दे दूं तो फिर ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे चेंज हो जाएगा। तो बहुत सिंपल हो गया। क्रोमेट की स्टोरी क्या होती है, क्रोमेट कहीं दिख जाए माइल्ड और सब तगड़े तगड़े सुनाई दे स्ट्रॉन्ग। बिल्कुल सिंपल हो गया भाई। अब चलिए इसके क्वेश्चंस करते हैं कुछ। तो यही मैंने आगे इसमें बता रखा था कि पीसीसी क्या है, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, क्या है माइल्ड। CrO3 रूम टेम्परेचर माइल्ड। MnO2 किसके लिए था, फॉर एलाइलिक और बेंजाइलिक। और अब करते हैं क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर स्ट्रॉन्ग में आ जाएंगे, स्ट्रॉन्ग के क्वेश्चन करेंगे। जरा बताइए पीसीसी सबको ऑक्सीडाइज करेगा, इसे भी और इसे भी। अगर मैं बात करूं पीडीसी सेम काम है, CrO3 सेम काम है, मतलब ये बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर आ गए और वो क्या बनने चाहिए थे, सबके सब ऑक्सीडाइज। कहने का मतलब ये भी और ये भी। लेकिन MnO2 क्या सिर्फ और सिर्फ एलाइलिक और बेंजाइलिक को ही ऑक्सीडाइज करता है, और बेटा एलाइलिक ये भी है और ये भी है। क्या ये ऑक्सीडाइज होगा, नहीं। इसका मतलब जो P4 बनना चाहिए वो P4 एल्कीन के साथ ये कीटोन और ये कीटोन लगना चाहिए, और ये एग्जैक्टली वैसे का वैसा ही क्या हो जाएगा, बनाना जाएगा। तो आपको मेरे ख्याल से ये बिल्कुल समझ में आ गया क्या काम करते हैं। ये आप घर पे करेंगे बेटा। क्या ये ऑक्सीडाइज होगा MnO2 के साथ, ये नहीं होगा। पीसीसी पीडीसी CrO3 रूम टेम्परेचर जोन्स रिएजेंट, ये तो दोनों को ऑक्सीडाइज करेंगे। सिर्फ MnO2 किसको करेगा, इसको। तो क्या आप ध्यान रख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर रिएक्शंस कर रहे हैं। चलिए स्ट्रॉन्ग की बात करें तो ऑक्सीडेशन में आपको मैंने बताया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन में क्या है, सब तगड़े तगड़े देखो आप। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में सब क्या आते हैं, कुछ इस तरीके से रिएक्शन में प्रोसीजर फॉलो होता है। अब मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूं जिसमें आपको ये क्लियर समझ में आया कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरीके से OH होता, ठीक, और मैंने क्या किया, K2Cr2O7 H प्लस और हीट। क्या ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? तो बताओ ये कहां तक ऑक्सीडाइज हो सकता था, कार्बोक्सिलिक तक, क्योंकि 2 H चेंज होते। तो मुझे बताओ क्या ये कार्बोक्सिलिक तक चेंज होता है? यहां तक मेरे ख्याल से दिक्कत ही नहीं है। मान लो ये होता तो मैंने आपको बताया था हॉट KMnO4 तगड़े तगड़े दिख रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो मुझे बताओ क्या ये पहले कीटोन बनता? और मैंने आपको बताया था कीटोन ऑक्सीडाइज कैसे होता है। आप बताइए क्या बताया था, टॉटोमेरिज्म। मतलब मुझे क्या करना चाहिए था, टॉटोमेरिज्म। और टॉटोमेरिज्म के बाद जस्ट लाइक ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, मतलब वो अलग एसिड और ये अलग एसिड बनता या नहीं बनता, बताइए। तो ये हो गया कीटोन का भी ऑक्सीडेशन। तो आपको ये समझ में आ गया कि किस तरीके से माइल्ड ऑक्सीडेशन काम करते हैं, किस तरीके से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन काम करते हैं, और किस तरीके से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लस हीट काम करता है। नेक्स्ट आता है पीरियोडिक एसिड HiO4। समझिएगा HiO4 कैसे रिएक्शन करता है। इसकी रिएक्शन किससे हाथ होती है, देखिएगा जरा, कंडीशन समझिएगा। कंडीशन होनी चाहिए या तो दोनों OH विसिनल पोजीशन पे हो। किस पोजीशन पे हो, विसिनल का मतलब होता है बेटा अलग अलग, जस्ट अगल बगल, कंसेक्यूटिव कार्बन पे।
या फिर विसिनल पे एक कार्बोनिल एक OH हो, या फिर दोनों के दोनों क्या हो, कार्बोनिल हो। अब ये कैसे रिएक्शन करता है जरा ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए मैंने यहां पर इस तरीके से ग्लाइकॉल लिया और पीरियोडिक एसिड के साथ रिएक्शन की, HiO4। ये कैसा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है ये? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दो चीज पूछता है इसमें, एक पूछता है HiO4 के मोल बताइए, और एक पूछता है फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा। जब भी आपको नंबर ऑफ मोल पूछे तो बेटा जितनी बीच में लाइन, हर OH OH के बीच में कितनी लाइनें खींच सकते हो? एक, और तो है ही नहीं। मतलब नंबर ऑफ लाइन जो है वो नंबर ऑफ मोल को बताएंगी। किसको बताएंगी? नंबर ऑफ मोल को। तो क्या यहां एक मोल यूज हुआ है, और आपको करना है ऑक्सीडेशन। मतलब क्या? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का एडिशन, और ऑक्सीजन किस फॉर्म में ऐड होगा? एक वैलेंसी के साथ, तो OH में ही ऐड होता है। याद करो, दो वैलेंसी होती थी तो मैं कहीं ना कहीं क्या करता था? O ऐड करता था। तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना है? पीरियोडिक एसिड में OH और OH को ऐड करना है। बताओ सेम कार्बन पे दो OH, बताओ जरा, सेम कार्बन पे दो OH किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? क्या ये एल्डिहाइड आना चाहिए था? एक मोल ऊपर से, एक मोल नीचे से, क्या दो मोल फॉर्मल्डिहाइड आंसर आना चाहिए था? चलिए कुछ और एग्जांपल इसके करते हैं। मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरीके से OH OH और कार्बोनिल होता, और मुझे रिएक्शन कराई जा रही है पीरियोडिक एसिड HiO4 के साथ। मैंने आपसे क्या कहा? लाइन जो बताती है नंबर ऑफ मोल बताती है, मतलब कितने मोल हो गए? 2 मोल। यही लाइनें आप खींच सकते हो। क्या हर मोल पे OH OH ऊपर नीचे लिखना चाहिए? बताओ इस कार्बन पे कितने OH है? 2। इस कार्बन पे 3 OH, और इस कार्बोनिल पे 1 OH। क्या तुम्हें दिख रहा है ये कार्बोक्सिलिक बन चुका है? 3 OH, 2 OH से कार्बोनिल, 1 OH से कार्बोक्सिलिक, और 2 OH फॉर्मल्डिहाइड। एंड द आंसर इज, एक बन गया फॉर्मल्डिहाइड और 2 मोल बन गए फॉर्मिक एसिड। चलिए एक आप करेंगे। बहुत बहुत सही सही, एकदम डायरेक्टली देखिएगा, बिल्कुल इजी है बेटा। आपसे नंबर ऑफ मोल पूछे, क्या करना है? बीच में लाइनें खींचो। कितनी लाइनें खींच सकते हो? तो क्लियर दिख रहा है, 1 2 3। कितने मोल? 3 मोल। क्या करते हैं लाइन के ऊपर? OH OH, क्योंकि ऑक्सीडेशन किया है। ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जरा ध्यान से देखिएगा, ऊपर वाले को 2 OH मिल रहे हैं। क्या मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि ये CHO बन चुका है? क्या बन चुका है? CHO। क्या बीच वाले को कार्बोनिल है? 2 OH कार्बोनिल बनाएंगे, सेम कार्बन पे 2 कार्बोनिल। अरे यार ये तो CO2 है भाई। इसका मतलब क्या बन सकता है? CO2 गैस। सेम कार्बन पे 3 OH कार्बोक्सिलिक, सेम कार्बन पे 2 OH फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड 2 बन गए और एक बन जाएगा फॉर्मिक एसिड। तो क्या आपको ये क्लियर समझ में आ गया कि पीरियोडिक एसिड किस तरीके से काम करता है? चलिए आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है टॉलेंस टेस्ट। 3 होते हैं ये, टॉलेंस, फैलिंग और बेनेडिक्ट। टॉलेंस, फैलिंग और बेनेडिक्ट। टॉलेंस टेस्ट की पहचान समझिएगा कि सबसे पहली बात करते हैं रिएजेंट के बारे में। किसके बारे में? रिएजेंट के बारे में। अगर मैं रिएजेंट की बात करूं तो इसको एक नाम बोलते हैं बेटा, सिल्वर मिरर टेस्ट। क्या बोलते हैं इसको? सिल्वर मिरर टेस्ट। इसका रीजन ये है कि हर जगह आपको सिल्वर सिल्वर मिलेगा, मतलब आपको Ag मिल जाए, Ag प्लस टॉलेंस टेस्ट। सिल्वर का अगर मैं कहीं डाई अमोनियम सिल्वर हाइड्रोक्साइड की बात करूं तो ये भी क्या है? ये भी कहीं ना कहीं टॉलेंस रिएजेंट है। मतलब आपको कहीं भी सिल्वर से रिलेटेड बात दिख जाए ना, तो आप हमेशा क्या समझेंगे? टॉलेंस टेस्ट। कहने का मतलब क्या है? सिल्वर मिरर टेस्ट। यहां जो पीपीटी फॉर्म होती है ना, वो भी Ag2O फॉर्म होती है। कौन सी पीपीटी फॉर्म होती है? Ag2O। तो सब कुछ याद रखना इजी हो गया, एक नाम से, सिर्फ एक नाम से, एंड दैट इज सिल्वर। अब ये करता क्या है?
ये करता है ऑक्सीडाइज बेटा, नॉर्मल ऑक्सीडेशन की बात कर रहा हूं। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, याद रखना इजी होगा। अगर मैं इसको ऑक्सीडेशन की तरह यूज कर रहा हूं तो मुझे बताओ, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। लेकिन क्या कीटोन ऑक्सीडाइज हो सकता है नॉर्मल कंडीशन में? नहीं। मतलब एल्डिहाइड तो पॉजिटिव टेस्ट देंगे लेकिन कीटोन पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा। यही खास बात है इसकी। तो अगर मैं एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करना चाहूं, अलग करना चाहूं, तो क्या मुझे टॉलेंस यूज करना चाहिए? मान लो मैं तुमसे पूछूं बेंजल्डिहाइड और एसीटोन में अलग अलग करना है, मुझे क्या यूज करना चाहिए? टॉलेंस रिएजेंट। सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर से रिलेटेड पीपीटी, Ag2O पीपीटी, यही तो क्वेश्चन पूछे आते हैं। अब कंडीशन ध्यान रखिएगा, टर्मिनल एल्काइन पॉजिटिव टेस्ट देता है, टर्मिनल एल्काइन, क्योंकि सिल्वर के साथ क्या होता है, कहीं ना कहीं टर्मिनल एल्काइन एसिडिक एच कंटेनिंग होता है, इसलिए टर्मिनल एल्काइन ये टेस्ट देता है। सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, दैट इज अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। यार कोई कीटोन है और मैं अल्फा पे हाइड्रोक्सी लगा दूं, क्या मैं इसे ऑक्सीडाइज करूंगा तो डाई कीटो बनेगा? और डाई कीटो फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता है, मतलब कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। तो मेरे भाई जब ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, देन अल्फा हाइड्रोक्सी कीटेन गिव्स पॉजिटिव टेस्ट विद टॉलेंस रिएजेंट। एक लौता एसिड दैट इज फॉर्मिक एसिड, एक लौता एसिड क्या है वो? फॉर्मिक एसिड, जो कि क्या देता है? पॉजिटिव टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट, हेमी एसिटल बॉन्ड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा। हेमी एसिटल क्या होता है? हेमी एसिटल सेम कार्बन पे एक OH एक OR, क्या देंगे? पॉजिटिव टेस्ट। लेकिन अगर मान लीजिए एसिटल की बात आ जाए, तो क्या सेम कार्बन पे 2 OR को एसिटल बोलते हैं और ये बेटा कीटोन बना देगा? ये कभी भी पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा। तो कौन कौन से देते हैं? फॉर्मिक एसिड एक लौता, एल्डिहाइड, टर्मिनल एल्काइन, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन और हेमी एसिटल। कभी मत भूलना हेमी एसिटल के बारे में। तो ये है टॉलेंस टेस्ट। अब समझते हैं दोनों को, फैलिंग और बेनेडिक्ट। फैलिंग टेस्ट क्या होता है, मैं इसको साथ बता देता हूं आपको, जिससे फैलिंग और बेनेडिक्ट आपको हमेशा याद रहेगा। फैलिंग और बेनेडिक्ट टेस्ट बिल्कुल क्या थे? एक जैसे ही हैं, ये टॉलेंस के साथ ही प्रोड्यूस हुए थे कहीं ना कहीं। तो होता क्या है, यहां हम एक सॉल्वेंट सेम लेते हैं CuSO4, क्योंकि यहां पर 2 सॉल्यूशन लिए जाएंगे, एक सॉल्यूशन A और सॉल्यूशन B, जिसमें से एक सॉल्यूशन सेम है बेटा। सॉल्यूशन A की बात करूं ना, तो ये भी CuSO4 है, ये भी CuSO4 है। लेकिन सॉल्यूशन B की बात करूं तो फैलिंग टेस्ट में जो सॉल्यूशन आता है वो आता है कहीं ना कहीं, इसे बोलते हैं सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। टार्टरेट होता है, बीच में OH OH आते हैं, इसको बोलते हैं टार्टरेट, टार्टरिक एसिड। तो ये लेकिन सॉल्ट है किसका? सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। ये एक बहानी कहीं ना कहीं फंसती है, और इसका एक नाम है रोशेल सॉल्ट। क्या नाम है इसका? रोशेल सॉल्ट। ये नाम बड़ा फेमस है। तो बताओ सॉल्यूशन ए क्या है? CuSO4, और सॉल्यूशन बी क्या है? रोशेल सॉल्ट। लेकिन अगर मैं बेनेडिक्ट की बात करूं तो CuSO4 के साथ जो दूसरा सॉल्यूशन आता है, एंड दैट इज सिट्रिक एसिड, दैट इज सिट्रिक एसिड। तो बताओ सॉल्यूशन बी चेंज है? यहां सॉल्यूशन बी चेंज है, एक में आता है रोशेल सॉल्ट, एक में आता है सिट्रिक एसिड। यही इंफॉर्मेशन पूछी जाती है बेटा। दोनों में पीपीटी कौन सा बनता है? Cu2O पीपीटी इसके भी बनता है, और Cu2O पीपीटी इसका भी बनता है। बस एक इंपॉर्टेंट बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो है बेंजल्डिहाइड। बिल्कुल टॉलेंस की तरह है, लेकिन सिर्फ एक लौता एल्डिहाइड जो नेगेटिव टेस्ट देता है, नेगेटिव टेस्ट विद फैलिंग एंड बेनेडिक्ट। इनके साथ ये क्या देता है? कहीं ना कहीं नेगेटिव टेस्ट।
बाकी सारे एल्डिहाइड, बाकी सारी कंडीशन जो टॉलरेंस में सीखी है, वो सब कुछ कहां कवर होगी? फैलिंग और बैंडिंग, सब कुछ एग्जैक्टली सेम। लेकिन एक लौता एल्डिहाइड जो फैलिंग और बैंडिंग नहीं देता है, एंड दैट इज बेंजल्डिहाइड। मतलब सोचो, अगर मुझे फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड में टेस्ट करना हो, मैं टॉलरेंस यूज नहीं करूंगा, क्योंकि दोनों एल्डिहाइड देंगे ना यार। तुम किसे यूज करो? फैलिंग को लो, बेनेडिक्ट को लो। जो फॉर्मल्डिहाइड के साथ तो पॉजिटिव देगा, लेकिन बेंजल्डिहाइड के साथ नेगेटिव दे देगा। तो क्या डिस्टिंग्विश हो गया? अलग अलग हो गया। तो यही है डिफरेंस, टॉलरेंस अलग पढ़ने का और फैलिंग बेंडिक्ट एक साथ पढ़ने का। फैलिंग और बेंडिक्ट एक जैसे एल्डिहाइड कीटोन में डिस्टिंग्विश है, लेकिन एक लौता एल्डिहाइड जो नेगेटिव टेस्ट देता है, और यही है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो याद रखना, रोशेल सॉल्ट कहां आता है? फैलिंग में। सिट्रिक एसिड में क्या आता है? बेनेडिक एसिड। देखिए आगे देखते हैं। बेनेडिक्ट अपन ने पढ़ लिया है। हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग टेस्ट क्या होता है? ये एक अमाइन का टेस्ट है, जो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। अमाइन का टेस्ट कैसे करते हैं देखिएगा। मान लीजिए मैं यहां अमाइन की बात लूं, और अमाइन की रिएक्शन होती है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ। किसके साथ? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। मतलब बेंजीन है, कहीं ना कहीं सल्फोनिल है, और क्या है यहां पर? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अब ये क्या करता है बेटा? मान लीजिए मैंने यहां 1 डिग्री अमाइन लिया होता, तो क्या एन न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, एडिशन एलिमिनेशन करता है, क्योंकि लिविंग ग्रुप अच्छा है। तो क्या यहां पर जो सोल्यूशन आता उसके साथ एन के साथ एक एच तो बचा रहता? क्यों बचा रहता? क्योंकि आपने क्लियरली देखा, एक पॉजिटिव एक एच को रिलीज करेगा, तब एक एच तो बचा रहेगा ना भाई। सीएल एक एच लेकर जाएगा, एक एच तो बचा रहेगा। मतलब क्या यहां पर अभी भी एन के पास एच है? और जब अभी भी एन के पास एच है, तो क्या ये बेस के साथ सॉल्युबल होगा या नहीं होगा? बिल्कुल सॉल्युबल होगा, और यही पूछा जाता है। मान लो यहां 2 डिग्री अमाइन होता, तो क्या 2 डिग्री अमाइन अटैक तो करता? बेंजीन सल्फोनिल के साथ अटैक करता, नो डाउट, क्योंकि अभी भी एक एच तो होगा इसके पास, क्योंकि 2 डिग्री अमाइन है। लेकिन क्या वो अब एच इसके पास नहीं बचता, तो क्या वो बेस के साथ सॉल्युबल होता? नहीं। तो हो गया ना अलग। एक को मैंने अटैक कराया, बेसिक सॉल्यूशन में डाला, सॉल्युबल है, मतलब 1 डिग्री अमाइन है। एक को अटैक कराया, अटैक कराने के बाद एच बचा ही नहीं, और एच बचा ही नहीं, तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि क्या अब ये बेसिक सॉल्यूशन के साथ सॉल्युबल होंगे? नहीं, कोई रिएक्शन ही नहीं देगा। और 3 डिग्री अटैक ही नहीं कर पाएगा, मतलब 3 डिग्री की बात करूं तो वहां अटैक ही नहीं होगा। तो बताओ, हो गया ना 1 डिग्री अलग, 2 डिग्री अलग, और 3 डिग्री अलग। यही है हिंसबर्ग टेस्ट। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड सिर्फ कौन देता है? 1 डिग्री अमाइन। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे विक्टर मेयर टेस्ट। नेक्स्ट क्या है अपने पास? विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट में क्या होता है यार? यहां पर ये टेस्ट जो है ना, ये टेस्ट है अल्कोहल का टेस्ट। ये किसका टेस्ट है? अल्कोहल का। बहुत पूछा आता है बेटा, इसमें मेजर पार्ट पूछा आता है कलर के बारे में। मेजर क्या पूछा आता है? कलर के बारे में। जरा ध्यान से देखिएगा, यहां क्या होता है? अगर मान लीजिए मैंने यहां पर 1 डिग्री अल्कोहल लिया, लेट सपोज मैंने क्या लिया? 1 डिग्री अल्कोहल, तो रिएक्शन होती है, सबसे पहली रिएक्शन होती है रेड फॉस्फोरस प्लस X2। आप I2 ले सकते हो, आप Cl2 ले सकते हो, आप Br2 ले सकते हो। रेड फॉस्फोरस प्लस X2, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये फॉर्म करते हैं PI3 या फिर PI5, और आपको मैंने बता रखा है अल्कोहल के साथ PCl3, PCl5 क्या ये हैलाइड में चेंज करते हैं? तो जस्ट पहला स्टेप होता है इसका एल्काइल हैलाइड में चेंज होना, एंड सेकेंड स्टेप में यूज करते हैं AgNO2। अब आपको याद करना होगा AgCN, KCN, KNO2, AgNO2, क्या ये NO2 आता था सब्स्टिट्यूशन में? और सब्स्टिट्यूशन में क्या ये बनाएगा? RCH2NO2। पहले स्टेप में होती है रेड फॉस्फोरस प्लस I2, दूसरे स्टेप में होती है AgNO2, और तीसरे स्टेप में बेटा बेस के साथ रिएक्शन होती है, एंड दैट इज HNO2। क्या बोलते हैं इसको? HNO2। अब बेस क्या करेगा?
आप सोचो बेस क्या करना चाहिए था? क्या बेस को एसिडिक H कहीं ना कहीं रिमूव करना चाहिए था? और एसिडिक H ये क्यों है? क्योंकि NO2 का माइनस है, उसके नेगेटिव के साथ रेजोनेंस है। अगर बेटा NO2 की बात करूं, क्या ये NO2 कहीं ना कहीं इस तरीके से होता है? तो अगर इसके बगल वाले कार्बन पे नेगेटिव लग जाए तो क्या ये रेजोनेंस कर सकता है? और यही काम तो किया है। मतलब क्या यहां नेगेटिव आ जाएगा और NO2 ऐसे लग जाएगा। अब ये नेगेटिव क्या करना चाहिए था? क्या ये वाटर रिलीज हुआ है, NO को ऐड करना चाहिए था? मतलब अगले स्टेप में C के साथ क्या ऐड हो जाएगा? N डबल बॉन्ड O, और यहां H अभी भी है। सोचो अगर ये टॉटोमेरिज्म कर ले तो क्या टॉटोमेरिज्म के साथ कहीं ना कहीं ये NOH और ये NO2 इस तरीके से बना सकता है? और अगर बेस के साथ मैं सॉल्यूशन करूं तो क्या ये बेस के साथ रिएक्शन देगा? क्योंकि एसिडिक H है। एसिडिक H यहां से भी मैं देख सकता था कि एसिडिक H यहां भी था। तो क्या 1 डिग्री अल्कोहल ने पूरी पूरी रिएक्शन दी और जो कलर आता है दैट इज रेड कलर, दैट इज रेड कलर। अब सोचो 2 डिग्री में क्या होता? एक H कम होता, सेम यहां तक सेम जाता, और लास्ट में यहां पर वो H एक नहीं बचता। बस क्या यही होना चाहिए था? तो टॉटोमर नहीं हो पाता, बाकी सारे काम सेम होते, और बाकी सारे काम सेम होते तो मुझे बताओ उसका जो कलर आता है बेटा 2 डिग्री का, एंड 2 डिग्री का जो कलर है बेटा वो आता है ब्लू। वो क्या आता है? ब्लू। और 3 डिग्री का जो कलर होता है, क्योंकि 3 डिग्री के पास H नहीं होगा तो H नहीं होगा, तो क्या ये रिएक्शन इसके बाद जा पाती? और जब इसके पास जा ही नहीं पाती, वो H ही नहीं होता, तो रिएक्शन आगे होती नहीं, तो कोई कलर नहीं आता। इसीलिए 3 डिग्री के साथ क्या होता है? ये एक मामला कलरलेस हो जाता है। कौन सा? कलरलेस। इसीलिए इसको बोलते हैं RBC टेस्ट। क्या बोलते हैं? RBC, रेड ब्लू कलरलेस, फॉर 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। क्या आपको यह याद रहेगा अब हमेशा? क्या ये 1 डिग्री नाइट्रो के लिए भी सेम कहानी हो गई? 2 डिग्री नाइट्रो के लिए भी सेम कहानी हो गई। मतलब ये अल्कोहल का भी टेस्ट है, ये नाइट्रो का भी टेस्ट है, इवन एल्काइल हैलाइड का भी टेस्ट है। तो जरूरी नहीं आपको अल्कोहल ही वेक्टर में टेस्ट देता, नहीं, अल्कोहल के साथ साथ नाइट्रो एल्केन, क्योंकि नाइट्रो भी तो बन रहा है। क्योंकि तुमने कितने 4 तो प्रोसेस देखे। पहली रिएक्शन तुमने की थी PCl3 या PI3 के साथ, फिर तुमने क्या किया? AgNO2 के साथ, फिर तुमने क्या किया? लास्ट में टॉटोमर करके बेस के साथ रिएक्शन करा दी। क्या यही तो किया था? और यही प्रोसेस 1 डिग्री तीनों के साथ दे रहा था, तो पूरा पूरा रेड कलर आ गया। 2 डिग्री में भी यहां तक रिएक्शन गई थी, लेकिन 3 डिग्री में सिर्फ यहीं तक रिएक्शन गई थी। इसीलिए 3 डिग्री क्या देता है? व्हाइट कलर या फिर कलरलेस। आप देख सकते हो RBW भी हो सकता है, ठीक है? तो वहां व्हाइट का ऑप्शन है, तो भी आप ध्यान रखना कलरलेस क्या है? व्हाइट ही है। चलिए, आपने टेस्ट के बारे में पूरा समझ लिया। अब करते हैं क्वेश्चंस। फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और यहां पर इस लेक्चर को फिर अपन एंड करेंगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं। नीट 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल सिंपल है। क्या ये हाई टेम्परेचर है? और हाई टेम्परेचर मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लस हीट। मुझे बताओ क्या ये लिखा हुआ है RCH2 C डबल बॉन्ड O CR? क्या मुझे टॉटोमर करना चाहिए? यही मैंने आपको सिखाया है। तो जैसे ही टॉटोमर करोगे, अब बताओ जस्ट लाइक ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, क्या ये बन जाता RCOH और ये बन जाता RCCCOH? मतलब एक RCCOH बनता और एक बनता RCOH। कुछ भी नहीं किया, आप जरा ध्यान से देखिए, ये डी आंसर बिल्कुल सही आ जाता। इसी साल का क्वेश्चन है बढ़ाइए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, कहता है प्रोडक्ट फॉर्म द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। देखिए कहीं ना कहीं ये LiLH4 बीच में आ गया ना। मैंने आपसे कहा था ना, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के क्वेश्चन के कहीं ना कहीं बीच में आते, इनके बिना आप फाइनल प्रोडक्ट नहीं निकाल सकते बेटा। तो जरा देखिए यहां पर क्या मुझे दिख रहा है कि ये है एनहाइड्राइड, और बेटा नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है और ये एनहाइड्राइड है। तो क्या नाइट्रोजन का लोन पेयर
एडिशन एलिमिनेशन के साथ एसाइलेशन कर देना चाहिए था। मतलब क्या बेंजीन के साथ जो NH2 जुड़ा है, क्या ये NH2 के साथ COCH3 ऐड हो जाता। और अगली रिएक्शन है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। बेटा बताओ, नाइट्रोजन कंटेनिंग के साथ क्या आपने हमेशा अमाइन बनाया है? तो जैसे ही अमाइन बनाओगे आप, तो ये N, C और C, आप मुझे बताइए क्या आंसर आना चाहिए था? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता। चलिए आगे देखते हैं। NaBH4 बेटा सोडियम बोरोहाइड्राइड, एस्टर के साथ तो रिएक्शन ही नहीं करता, सिर्फ किसको रिड्यूस करेगा? कीटोन को। तो एस्टर एस्टर ही बना रहेगा और कीटोन अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। आंसर इज बी ऑप्शन। द रिएक्शन ए इन द बिलो मेंशन्ड रिएक्शन इज। अब बताइएगा, आपने कहीं ना कहीं मेटल सॉल्वेंट लिया है, क्या ये पार्शियल रिडक्शन करता है? अभी देखा था। और पार्शियल के साथ CHO तभी बनता है बेटा जब COCl कहीं ना कहीं पार्शियल रिडक्शन के साथ CHO फॉर्म कर दे। दैट रिएक्शन नेम इज रोसेनमुंड रिएक्शन। इट मींस ये है बेंजोइल क्लोराइड। चलिए अगले ऑप्शन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि आपके पास है बेंजीन के साथ CN, रिडक्शन कराया गया है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ। बताइएगा क्या करता है? CH2NH2 अभी देखा था बेटा। एंड द सेकेंड रिएक्शन इज NaNO2HCl। बेटा डाइजोटाइजेशन याद करो, पॉजिटिव बनता था, वाटर अटैक करता था, और फाइनली क्या ये बेंजाइल अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा? क्या फॉर्म हो जाएगा? बेंजाइल अल्कोहल। और बेंजाइल अल्कोहल ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, हिल्सबर्ग रिएजेंट टू प्रोड्यूस्ड अल्कलाई इनसॉल्युबल प्रोडक्ट। बेस के साथ इनसॉल्युबल कौन होता है? क्या 1 डिग्री के पास H होगा लास्ट में? 2 डिग्री अटैक तो करता है लेकिन H खत्म हो जाता है तो सॉल्युबल नहीं होगा, और 3 डिग्री तो रिएक्शन ही नहीं करता। तो ये कह रहा है कि प्रोड्यूस तो कर रहा है लेकिन बेस के साथ सॉल्युबल नहीं है। क्या वो 2 डिग्री अमाइन आंसर होना चाहिए था? एंड द आंसर इज ए, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ 2 कार्बन मतलब 2 डिग्री। बेटा ये 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, और ये भी 1 डिग्री है। तो अगर वो सॉल्युबल कहता तो फिर आप ऑप्शन डी और सी दोनों कर सकते थे। अगर रिएक्शन ही नहीं होती तो बी ऑप्शन आता, और अगर रिएक्शन हो रही है और सॉल्युबल नहीं है, एंड द आंसर इज ए। चलिए आगे। तो इस तरीके से अपन ने पूरा रिडक्शन, पूरा ऑक्सीडेशन मस्त तरीके से समझ लिया। और बेटा मतलब मंजिल बहुत पास है बेटा, जोर लगा दो, बस जोर लगा दो, और फटाफट फटाफट पढ़ाई में इतने मजे आने चाहिए कि आप मतलब भूल जाओ सब कुछ कुछ दिनों के लिए। खूब पढ़ाई करो, जितनी कर सकते हो उतनी करो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और अच्छे प्रैक्टिस के साथ और PYQs के साथ, और इसी तरीके से अपना संकल्प सिलेक्शन का। थैंक यू बच्चों।